रुक जा रहा, कहा हो? नहीं, बंद अच्छा, स्टार्ट नहीं था, कोई बात नहीं। तकनीक है, कब धोखा देगा कोई जान रहा है? तकनीक तकनीक ही होता है। तो चलो, एकदम मोबाइल नहीं खुल रहा है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया, तो तकनीक मानव को जो है ना संसाधन है सपोर्ट करने के लिए। 100% विश्वास कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत करेगा ये। खैर देखो, सुनो ध्यान से। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे किसी भी जीवाश्म का अगर आयु का निर्धारण करना है तो क्या प्रोसेस है, क्या तकनीक आज का जो पुरातात्विक विभाग है या तो इतिहासकार है वो क्या टेक्निक अपनाता है। इसमें हम लोग एक टेक्निक देखे बाबू, उसका नाम था क्या? कार्बन तिथि अंकन विधि। इसका इंग्लिश भी जरूरी है, कार्बन डेटिंग मेथड। इसका और भी नाम है कार्बन 14 विधि या तो फिर रेडियो कार्बन तिथि अंकन विधि, इसका अन्य नाम है। इस विधि से किया क्या जाता है, इसको से हम लोग जीवाश्म की आयु की गणना करते हैं। जीवाश्म में पादप हो जाएगा और कौन हो जाएगा बाबू? जंतु। इसके लिए कुछ टर्म है, उसको आपको समझना चाहिए। टर्म है, पहला टर्म उसका नाम है रेडियो सक्रियता या तो एक्टिविता, इंग्लिश में कहते हैं इसको रेडियो एक्टिविटी। क्या होता है रेडियो सक्रियता? देखो, प्रकृति में कुछ पदार्थ या कुछ तत्व ऐसे हैं बाबू जिसको से स्वतः विकिरण अर्थात रेडिएशन की क्रिया होती रहती है, उसको से रेडिएशन निकलते रहता है। और रेडिएशन में क्या निकलता है? तो अल्फा कण निकलेगा, बीटा निकलेगा और क्या निकलेगा बाबू? गामा निकलता रहता है, जिस कारण उसकी जो मूल मात्रा होगा उसमें लगातार क्षय की प्रोसेस होगा। ये प्राकृतिक रूप से होते रहता है। तो रेडियो सक्रियता के आधार पर अगर आप तत्व को बांटेंगे तो दो तरह के तत्व आपके सामने है। एक तत्व को हम लोग कहेंगे क्या? सामान्य तत्व, और एक तत्व को कहेंगे बाबू हम लोग रेडियो सक्रिय या तो एक्टिव तत्व कहेंगे। तो फिर से सुनो ध्यान से, इस टॉपिक को समझने का प्रयास करो। रेडियो सक्रियता क्या होता है? प्रकृति में कुछ पदार्थ या कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिसको से स्वतः विकिरण अर्थात रेडिएशन की घटनाएं होती रहती है, उत्सर्जित होते रहती है। और रेडिएशन में किरण कौन कौन सा बाहर निकलता है? तो अल्फा किरण, बीटा किरण और क्या निकलते रहता है बाबू? गामा किरण, जिस कारण उस पदार्थ की मात्रा में लगातार क्या होती रहती है? क्षय होती रहती है। तो रेडियो सक्रियता के आधार पर तत्व दो तरह के होते हैं। केमिस्ट्री में तत्व को और भी तरह से वर्गीकृत किया जाता है, लेकिन रेडियो सक्रियता के दो तरह से। एक वैसे तत्व है जिसमें रेडियो एक्टिविता की घटना नहीं होती हो, उसको हम लोग क्या कह देंगे बाबू? सामान्य तत्व। और एक वैसे तत्व होंगे जिसमें रेडियो एक्टिविता अर्थात उसमें से विकिरण ऊर्जा लगातार क्या होता है? उत्सर्जित रहेगा। अभी तक 9-10 में जो आपका केमिस्ट्री का जो ज्ञान था खास करके तत्व वाला, उसमें हम लोग मूल तत्व अर्थात सामान्य तत्व है उसके बारे में स्टडी करते थे। जैसे कार्बन के बारे में, कार्बन 6-12 के बारे में पढ़े थे हम लोग। लेकिन अब थोड़ा सा क्लास बढ़ेगा तो आपको जानना चाहिए कार्बन के और भी अलग अलग स्वरूप होते हैं जिसको हम समस्थानिक के नाम से जानते हैं, आइसोटोप्स। जैसे जो सामान्य से कार्बन है, जो हम आपके दैनिक जीवन में ज्यादातर यही मिलता है, वो है कार्बन 12 अर्थात इसका परमाणु संख्या 6 और परमाणु भर कितना होता है? 12। लेकिन वही एक और भी कार्बन का स्वरूप पाया जाता है जिसका परमाणु संख्या तो ठीक है लेकिन उसका परमाणु भर कितना होता है? 14 होता है। तो इसको आप कहेंगे कि दो कार्बन, ज्यादातर यही तुमको मिलेगा। ये सामान्य कार्बन है और यह रेडियो सक्रिय तत्व है। इसको अगर 100 साल भी छोड़ दीजिएगा तो इस 100% रहेगा, तो उस 100 साल के बाद भी कितना रहेगा बाबू? 100%, क्योंकि इसमें से कुछ विकिरण की घटना नहीं हो रही है। लेकिन वही कार्बन का अगर 14 वाला स्वरूप है तो इसको अगर आप कुछ समय के लिए छोड़ देंगे तो 100% अगर रहेगा बाबू, तो कुछ समय के बाद फिर 50% अर्थात इसकी मात्रा में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और डायरेक्ट नहीं 50 होगा, 100 है तो कुछ 6 होगा, कुछ 6 होगा, कुछ 6 होगा, फिर मतलब इसकी मात्रा कमेगा। कारण सिंपल सा है कि यहाँ से रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते रहते हैं? अल्फा बीटा गामा निकलते रहते हैं। अब यहाँ पे समझो, रेडियो सक्रियता आपको समझ गए होंगे। जैसे देखिए, एक पदार्थ है कोई, रेडियो सक्रिय या रेडियो एक्टिव कोई पदार्थ है। जब पदार्थ है तो निश्चित तौर पे इसमें से अल्फा कण निकलते रहेगा, बीटा कण निकलते रहेगा, गामा कण निकलते रहेगा। कुछ समय के बाद इसमें क्षय की प्रोसेस होगा और इसकी मात्रा क्या हो जाएगा बाबू? कम जाएगा।
जब ये मात्रा कमेगा, कम करके मान के चलिए 100% था, 100 किलो है ये, तो यहाँ 50% अर्थात ये आधा हो गया, यानी 50 केजी हो गया। तो कुछ समय छोड़े तब ना, अभी रखे और 2 दिन के बाद, 1 दिन बाद थोड़ी ना होगा, ये लंबे समय के बाद होता है। अभी 100% से जो 50% इसकी मात्रा हो गया है, इसमें जितना टाइम लगा है इसको कहते हैं, इस पदार्थ का अर्ध आयु काल कहते हैं, हाफ लाइफ पीरियड। मतलब यह जीवाश्म अपने आधे उम्र को बिता चुका है, इसी को अर्ध आयु क्या कहते हैं, काल कहते हैं। तो ये पदार्थ का देखिए, अब कार्बन होगा तो कार्बन के लिए अलग होता है, नाइट्रोजन उसके लिए अलग होता है, लेकिन हम लोग इसमें कार्बन का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग जान लेते हैं कि अगर कार्बन रहता तो अपने आधा मात्रा को लॉस करने में, क्षय करने में कितना टाइम लेता है, तो उसके लिए टाइम फिक्स कर दिया गया, कितना बताया गया है, 5730 वर्ष। कि अगर कोई जीवाश्म में जिसके शरीर में कार्बन की मात्रा है, और कार्बन की मात्रा कहने का मतलब कौन बोला, ये C14 की बात चल रहा है, तो 5730 साल के बाद जो C14 की जो मात्रा होगा उसका हाफ हो जाएगा। अब इसी आधार पर किसी भी जो जीवाश्म होते हैं उसकी आयु की गणना की जाती है। जैसे समझो जीवाश्म में मुख्य रूप से आपको बताएं पादप, और क्या बताएं आपको, जंतु। जैसे मान लेते हैं कि कोई जंतु है, कुछ भी हो सकता है, कुत्ता, बैल, भैंस, कुछ भी हो सकता है, डेथ हुआ, जमीन के परत बाई परत जो है, लेयर बाय लेयर दबते चला गया। अब आज के डेट में उस कंकाल को, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा, उस कंकाल को वहां से निकाला गया, मांसपेशी तो नहीं था लेकिन हड्डी, कंकाल अर्थात बचा हुआ था, और एक जीवाश्म को अर्थात पादप हो या तो जंतु हो, इसके निर्माण में कार्बन की विशेष भूमिका होती है। और कार्बन की दोनों तरह कार्बन, ए भी कार्बन आपको रहता है और ए भी रहता है, दोनों की मात्रा रहता है। जैसे ग्लूकोज हम लोग को चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वसा चाहिए, सब में कार्बन की मात्रा है। तो सब में जब कार्बन की मात्रा है तो ये जो डेड बॉडी जब डेथ किया होगा तो इसका बॉडी जो है कार्बन लेकर के ही उसके ऊपर लेयर बैठेगा। भले इसका जो मसल्स पार्ट है वो डिस्ट्रॉय हो गया, वो खत्म हो गया, लेकिन इसका जो कंकाल हड्डी होगा वो लंबे समय तक सस्टेन करेगा। तो उसके हड्डी को निकाला गया यहाँ से, और इस हड्डी को निकाला गया, और निकालने के बाद आज के डेट में कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया गया। अब देखा गया ये जंतु है, सपोज कीजिए कि कार्बन 6 12 और कार्बन 6 और कितना 14, ये देखा गया कि यहाँ पे 100% है, 100 केजी है। यहाँ भी देखा गया तो कार्बन 6 12 की मात्रा कितना निकल के आएगा, 100%, ये तो ठीक ठाक है, इसको बेस मान लिया गया। लेकिन जब आप कार्बन 14 की बात कीजिएगा तो यहाँ पे 100% था, और यहाँ देखा गया तो मात्र कितना बच गया है, अर्थात इसके बॉडी से जो कार्बन 14 का जो मात्रा था वो आधा अल्फा बीटा गामा के माध्यम से क्या हो गया है, क्षय हो गया है। तब कह सकते हैं कि जो बॉडी है कितना टाइम बिता चुका है, तो 5700 कितना 30 वर्ष। अभी तो 5000 साल के बाद हो गया। अब मान चलिए कि 50% नहीं था, ये 25% था, यानी कि आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा, उससे भी आधा हो गया, 400 गुना करना पड़ेगा। तो इसी तरीका से जो कार्बन डेटिंग मेथड है उसको से किसी भी जीवाश्म को, चाहे तो कोयला मिल गया तुमको तो पता लगा लेते हैं कि पुराना कोयला है, नया कोयला है, कैसे डिफाइन करते हैं उसको, सेम प्रोसेस। अभी सब इतना सूक्ष्म मात्रा में होता है, एक कार्बन के बारे में इतना छोटा होता है कि आप उसका अवलोकन नहीं कर सकते। आपको लग रहा होगा कि भाई तो तुरंत सब कुछ है हो जाता, नहीं। कार्बन के अंदर जैसे आप समझिए कि डीएनए तकनीक के द्वारा इतना ज्यादा डेवलप हो गया है कि एक कोशिका अगर मिल जाएगा किसी को, तो उसके डीएनए में जो संरचना होता है, उसमें जो व्यवहार होता है, पूरे आपका बॉडी का स्ट्रक्चर का, बाल, नाक, मुंह, कान, कितना लंबा चौड़ा है, सब मैसेज यहाँ डीएनए में स्टोर होता है। और ये डीएनए का होता है मात्र एक कोशिका, मतलब आपके हर एक कोशिका में जो है डीएनए छिपा होता है। आप अगर कहीं पे चोरी करने के लिए गए, कहीं पे बैठे भी, तो निश्चित तौर पे 1 2 कोशिका तो खैर टूटना आम बात है, बाल टूट गया, आप घर्षण किए तो बहुत सा कोशिका गिर गया। तो अभी ये तकनीक नहीं है, लेकिन दुनिया में इस तकनीक पे काम किया जा रहा है कि अगर क्राइम को किससे कम किया जाए, चोरी हो जाए पता नहीं चल रहा है, तो वही प्रोसेस होगा कि डीएनए तकनीक से उसका हर एक चीज को डिफाइन किया जाएगा। आधार कार्ड से सब तो अटैच है ही, आपका आइरिस का स्कैनिंग किया गया है, आपका थंब का स्कैनिंग किया गया है, तो ये तो स्कैनिंग था ही। अब डीएनए स्कैनिंग होगा, लेकिन सरकार इसकी मान्यता नहीं दिया। डीएनए से हो इसका मतलब हो गया कि क्राइम लगभग न के बराबर हो जाएगा, लेकिन राइट टू प्राइवेसी यानी निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा। अब निजता के अधिकार क्या मतलब, हमको चोरी करने का अधिकार तो खैर नहीं देता ना, लेकिन फिर भी लगा कि इसका मतलब, जैसे देखो जिस तकनीकी का जितना उपयोग सकारात्मक होता है उससे उस पैरेलल ही जो है नकारात्मक उपयोग होता है। क्राइम भी होगा ना तो अलग लेवल का क्राइम होगा। अगर उस तरह की तकनीक को सरकार मान्यता दे देगा तो डीएनए के माध्यम से अगर क्राइम होना शुरू हो जाएगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो खैर इसमें नहीं जाते हैं।
तो इस प्रोसेस से, इस कार्बन 14 के माध्यम से किसी भी जीवाश्म के बारे में हम उसके आयु का गणना कर लेते हैं। और ध्यान रखना, केवल जीवाश्म, चट्टान की आयु का निर्धारण इससे नहीं किया जाएगा, जो निर्जीव पदार्थ उसकी निर्धारण नहीं किया जाएगा। आया बाबू समझ में? कोई डाउट है, कोई दिक्कत? अच्छा, अर्ध आयु काल की परिभाषा लिखा देना है, यानी कि वह निश्चित समय जिसमें कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ अपने मूल मात्रा का आधा मात्रा डिस्ट्रॉय अर्थात क्षय कर देता है, तो उस समय काल को क्या कहते हैं बाबू? अर्ध आयु काल। और यह हर तत्व का अलग अलग होता है, जिसमें कॉमन, सजीव में कॉमन चीज कार्बन होता है, जिस कारण कार्बन को ही बेस बना करके हम लोग कार्बन डेटिंग करते हैं। ऐसे बोरॉन डेटिंग भी होता है और तरह की चीज होता है, तो आपको उतना डेप्थ नहीं जाना है। तो आपके सामने जो चीज था, इसको से दो तरह क्वेश्चन पूछता है कि जीवाश्म के अध्ययन के लिए कार्बन की किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं, तो कार्बन कितना बताना होगा तुमको? 40। तो ये सारा कुछ तो लिखा हुआ है ना, एक लाइन आप उसमें ऐड कर लो। अच्छा, ये डेट लिखवाए थे आपको 5730 वाला? एक डेट खाली लिख लो, एक स्टार देके लिख लेना, यही चला था पॉइंट ना। अच्छा, ये लगता है एग्जाम्पल नहीं लिखवा पाए थे, यही नहीं बता पाए थे ना, तो एक स्टार देके पहले वो हेडिंग बनाइए, लिखिए, रेडियो सक्रियता के आधार पर तत्व दो प्रकार के होते हैं। रेडियो सक्रियता के आधार पर तत्व दो प्रकार के होते हैं। पहला सामान्य तत्व, सामान्य तत्व, दूसरा रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो सक्रिय तत्व। एक एग्जाम्पल दे दीजिए, कार्बन का एग्जाम्पल देना। ऐसे आप 10th क्लास में पेरियोडिक टेबल में एंथेनाइट और लैक्टेनाइट में पूरा रेडियो एक्टिव एलिमेंट ही है, दर्शन करना तो वहां से दर्शन कर सकते हैं। सामान्य तत्व में यही कार्बन C12 हो जाएगा, सामान्य तत्व है, और रेडियो में हो जाएगा C6 और 14। कहीं कहीं इसको ऐसा भी लिखेगा C12 C14, तो केवल समझने के लिए, समझदारी हो गया बहुत है। एक स्टार देख लिख लेना। तो लिखिए, मानव की उत्पत्ति अफ्रीकन कपी, ब्रैकेट में चिंपैंजी लिख सकता है, कपी जिसको APEFs कहते हैं, चिंपैंजी या गोरिल्ला कह सकता है, से हुआ है। जी जी, वो सर के सोलह नहीं रहता है, दो पैर से खड़ा होगा, मतलब वो डेवलपमेंट है। बंदर जो होगा वो 4 पैर से उछल कूद करेगा, तो थोड़ा खड़ा होने का प्रयास करेगा। आगे आएंगे, आपको बायोलॉजी भी तो वही पढ़ाएंगे ना, तो वहां से लेकर के कैसे होमो सेपियंस तक आएगा, जो हम लोग का आज का स्वरूप है, तो वो बायोलॉजी का पार्ट है। हो गया, तो ये आपका हो गया क्लियर। अब अगला टॉपिक देखिए, आपको पढ़ाने के लिए बोले थे सभ्यता, संस्कृति और क्या था, विरासत था ना। तो अगला हेडिंग लगाइएगा आप, सभ्यता। बिल्कुल, बायोलॉजी में सब कुछ बताया जाएगा आपको, बंदर से भी बहुत सारी चीज हम लोग में मैच करता है। तो आपको पढ़ाया जाएगा बायोलॉजी में, एक चैप्टर होगा इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। तो मानव, बंदर से लेकर के मानव तक का जो काल होगा, कैसे कैसे डेवलप हुआ है, उसको आपको समझाया जाएगा। उसमें आपको RS विटेकर साहब के बारे में वहीं से शुरू किया जाएगा, जब वर्गीकरण पढ़ाएंगे ना,
तो आपको मुनेरा जगत से लेकर के मुनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, प्लांटी हो गया, एनिमिलियम हो गया, तो वहां पे उस सब चीज को बताया जाएगा। तो जैसे देखो बेस रहेगा तो बताने में ठीक लगता है, या तो तुम्हारे लिए फिर ऊपर ऊपर चल जाएगा। देखो अभी जो वर्ड बता रहे हैं बाबू उसका नाम क्या है? सभ्यता। प्राचीन काल में आपको इस सब परेशान करेगा, इसलिए इसको ढंग से समझ लीजिए। इसको इंग्लिश में कहते हैं सिविलाइजेशन। और एक वर्ड मिलेगा बाबू आपका संस्कृति, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? कल्चर कहते हैं। और एक वर्ड आपको क्या बताएं? विरासत, जिसको हेरिटेज कहते हैं। हेरिटेज कहते हैं। तो पहले सुन लो, ठीक है, टाइम देंगे लिखने के लिए। सभ्यता क्या होता है और संस्कृति, इसको पीछे समझेंगे, तो ये दोनों को समझ लीजिए। एक लाइन में कहें बाबू तो मानव का मानवीय गतिविधि लिखते हैं। मानवीय गतिविधि का भौतिक पक्ष सभ्यता कहलाता है, और मानवीय गतिविधि का व्यवहारिक पक्ष क्या कहलाता है बाबू? संस्कृति कहलाता है। समझने में ये सब टर्म दिक्कत हो सकता है, लेकिन सुनो एग्जाम्पल के जरिए हमको समझाते हैं। सभ्यता में कह रहा है कि मानवीय गतिविधियों का भौतिक पक्ष, भौतिक मतलब कि फिजिकल, जिसको आप छू सकते हैं, ज्ञानेंद्रियों से उसको अनुभव कर सकते हैं। जैसे हवाएं चल रहा है, फिजिकली है, लेकिन आपके माइंड में थॉट आ रहे हैं, क्या यह फिजिकली है? नहीं, इसको केवल महसूस कर सकते हैं। सच्चाई है, बुराई है, उसको महसूस किया जा सकता है। फिर अगला बात क्या है बाबू? संस्कृति यानी कि कल्चर। मानवीय गतिविधियों का व्यवहारिक पक्ष को हम लोग क्या कहते हैं? कल्चर कहते हैं। जैसे समझो, अगर प्राचीन काल से कोई सामग्री मिला है, पुरातात्विक सामग्री, जैसे मुद्रा हो सकता है, मृदभांड हो सकता है, चावल के दाना, अनाज लिखते हैं, अनाज हो सकता है, ये सब जो चीज अगर आपको मिला है तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे बाबू? यह सभ्यता का प्रमाण होगा। अगर खुदाई में मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन मिला हो, या तो फिर मुद्रा कोई कॉइन सिक्का मिला हो, या तो स्तूप मिला हो, मंदिर मिला हो, तो ये जो फिजिकल जो फॉर्म देख रहे हैं आप, वो सब क्या होगा बाबू? सभ्यता। अनाज मिला, अनाज के दाना मिला है, तो ये जगह सभ्यता। लेकिन उसका यूज कैसे करेगा, उसका व्यवहारिक पक्ष क्या होगा, उसको हम लोग क्या कह देंगे? संस्कृति कहेंगे, कल्चर कहेंगे। जैसे मान के चलिए कि हड़प्पा की खुदाई हुआ और हड़प्पा में नगर मिला। अब नगर में देखा गया, नगर में बीच में घर में एक टेबल मिला, तो जो टेबल मिला आपको बाबू, वह किसका प्रमाण है? सभ्यता। लेकिन उस टेबल का प्रयोग किस रूप में करते थे? क्या पढ़ाई के लिए करते थे, या तो डाइनिंग टेबल के लिए करते थे? किस रूप में करते थे? जो उसका व्यापारिक पक्ष होगा, जो यूज होगा, उसे यूज को हम लोग क्या कहेंगे? संस्कृति कहेंगे। तो जो फिजिकल फॉर्म जो आपके पास आया है, दैट इज कॉल्ड, वह क्या हो जाएगा? सभ्यता। लेकिन उसका जो यूज होगा क्या होगा? संस्कृति। और यूज दिखता नहीं है, यूज दिखता नहीं, ये अदृश्य होता है। एक एग्जाम्पल और बताते हैं, जैसे देखो शहर की जो महिला होगा ना, उसका साड़ी पहनने का स्टाइल दूसरा होता है। शहर की जो महिलाएं की जो साड़ी होता है, उसको पहनने का स्टाइल होता है कि वो महिलाएं राइट हैंड से इधर से पल्ला लाएगी और इधर जो लेफ्ट हैंड है वहां से पल्ला को गिराएगी, इसको कहते हैं उल्टा पल्ला। लेकिन जो गांव के जो माता बहना होता है, वो देखना लेफ्ट साइड से लाएगी और यहाँ पे राइट साइड कंधा पे गिराती है, सर से होते हुए, इसको सीधा पल्ला कहते हैं। तो अगर प्राचीन काल में कोई साड़ी मिला है, तो साड़ी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू? सभ्यता कहेंगे। लेकिन साड़ी पहनने की जो कला होगा, उस कला को हम लोग क्या कह देंगे? संस्कृति। तो संस्कृति अदृश्य होता, दिखता नहीं है, वो दिखेगा तब जब पहले कौन आएगा? सभ्यता आएगा। मान के चलिए कि हड़प्पा काल में कोई मूर्ति मिला, तो मूर्ति मिला तो मूर्ति का धोती वगैरह कुछ भी कपड़ा उपड़ा होगा ना, तो मूर्ति मिला, वो फिजिकल फॉर्म है, फिजिकल फॉर्म को हम लोग क्या कहेंगे? वह सभ्यता का प्रमाण है। लेकिन उस मूर्ति मुकुट धारण किए हुए है, या तो धोती पहने हुए है, या तो ओढ़नी लिया हुए है, या तो नाच रहा है, क्या कर रहा नहीं कर रहा है, उस सब चीज जो दिखाएगा, परफॉर्म करेगा, उसको क्या कहेंगे? संस्कृति कहेंगे। तो एक लाइन में समझ लिए कि मानवीय गतिविधि का भौतिक पक्ष को हम लोग क्या कहते हैं? सभ्यता कहते हैं। जैसे पुरातात्विक सामग्री, मुद्रा हो गया, मृदभांड हो सकता है, अनाज हो सकता है, स्तूप होगा, मंदिर होगा, मस्जिद होगा, मकबरा होगा, इस सब के सब किसका एग्जाम्पल है? सभ्यता का। दूसरा, संस्कृति में मानवीय गतिविधियों का व्यवहारिक पक्ष, कला हो सकता है, संस्कृति हो सकता है, डांस हो सकता है, यानी नृत्य हो सकता है,
उसके बाद फिर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो समाज था उसके बारे में अगर ध्यान आएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, संस्कृति उसको बोलेंगे। आज भी, आज के डेट में भी जैसे देखो, आज के डेट में हमारे पास जो संस्कृति डेवलप है, जैसे पूजा पाठ करते हैं तो उसमें एक विशेष तरह से चीजों को जो है अपनाया जाता है हिंदू धर्म में। खास करके विष्णु भगवान की पूजा में बहुत ज्यादा बरता जाता है, लेकिन शिव भगवान की पूजा में अलग बरता जाता है। शिव भगवान की पूजा में ज्यादा भार नहीं है, उसका पुजारी वगैरह भी देखिए सब भूत बैताल। लेकिन वही जो अगर विष्णु भगवान की पूजा होता है तो विष्णु भगवान की पूजा में मतलब बहुत बारीकी देखा जाता है, जितना भी सामान होगा एकदम बिल्कुल शुद्ध शुद्ध होना चाहिए। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सब के सब किसका प्रमाण हो जाएगा, संस्कृति का। और उस पूजा में क्या क्या चीज लग रहा है दैट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, और ये बताएगा अगला पीढ़ी को हम लोग बताएंगे। तो हम लोग कहेगा कि भाई 2000 यानी कि 21वीं सदी के जनरेशन में जो हिंदू धर्म में सभ्यता है, फलाना फलाना चीज मिला है और संस्कृति में चीज मिला है, और यही दोनों चीज अगर आगे निरंतरता को प्राप्त होगा, आगे बढ़ेगा, तो हम लोग क्या कहेंगे बाबू, विरासत। जैसे हड़प्पा काल से जो वस्तु मिला है वो हमारा धरोहर है, उसको हम लोग क्या कहते हैं कि हमको विरासत मिला है। तो विरासत को रहने देते हैं, पहले इन दोनों वर्ड को निपटा लीजिए। तो पहले लिखिए आप सभ्यता, सिविलाइजेशन। सभ्यता यानी सिविलाइजेशन, डैश करना। लिखो, मानवीय गतिविधियों का, मानवीय गतिविधियों का भौतिक पक्ष, भौतिक पक्ष सभ्यता कहलाती है। सभ्यता कहलाती है। उदाहरण लिखिए, पुरातात्विक सामग्रियां। एग्जाम्पल भी लिखना, पुरातात्विक सामग्रियां, डैश करना उसमें। मुद्रा लिखिए, मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन को मृदभांड कहते हैं। अनाज हो सकता है, स्तूप, मंदिर, स्तूप हो गया, मंदिर हो गया, इत्यादि कर दो। मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। आगे पढ़ेंगे, हड़प्पा काल के लोग मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते थे। समय बीतेगा, जमीन के अंदर धंसा, अब जब खुदाई हुआ, मतलब ऐसा समझो कि हड़प्पा काल पूरा मतलब अंदर चल गया था। जब खुदाई हुआ तो उसका पूरा चीज स्ट्रक्चर बाहर निकल के आएगी, तो बहुत बड़ा डेवलप नगर है वो, बाद में अधिक पता चला। हम लोग क्या आदमी नहीं रहता है, हम लोग जब हड़प्पा पढ़ेंगे तो बताएंगे कि हड़प्पा काल क्यों विनष्ट हुआ। तो बहुत से इतिहासकार अपना अपना हिसाब से बात करते हैं, तो हम भी जो जिसका ऑथेंटिक होगा बात बताएंगे। कोई कहता है कि अकाल आया था, कोई कहता है कि भाई लूटपाट हुआ, कोई कुछ, मतलब एक सिरे से पूरा शहर समाप्त, मतलब वेल्ड शहर बना हुआ था, काफी सुसज्जित शहर था हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद फिर जो है अनेक कारण मतलब बताए थे, लेकिन एविडेंस जो होगा, जो कारण बताया गया है जो इतिहासकार, उसको हम लोग पढ़ेंगे, वहीं से क्वेश्चन पूछता है। हड़प्पा का बहुत सा शहर होगा, मोहनजोदाड़ो के नाम सुने होंगे, लोथल के नाम सुने होंगे, कालीबंगा के नाम सुने होंगे, तो हर जगह के बारे में स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, और अभी उसका खोज जारी है। सेकंड लिखिए, संस्कृति यानी कल्चर। संस्कृति, कल्चर, डैश करना। मानवीय गतिविधियों का, मानवीय गतिविधियों का व्यवहारिक, प्रैक्टिकल इसको कह सकते हैं, व्यवहारिक पक्ष को संस्कृति कहा जाता है। हो गया, नीचे एक और लिख रहा था इसमें।
एरो देके लिखना सभ्यता में अंतर्निहित, इसको विद्वान कह सकते हैं, टैलेंटेड नहीं, विद्वान मतलब प्रेजेंटी, उपस्थित। सभ्यता में अंतर्निहित विशिष्टता, विशिष्टता ब्रैकेट में शैली या कला, विशिष्टता स्पेसिफिक, शैली या कला को संस्कृति कहा जाता है। हो गया। अब जैसे देखो, जहां पे सभ्यता का प्रमाण मिला है तो निश्चित तौर पर वहां पे संस्कृति होगा ही। जैसे मान चलिए कि हल मिला है, तो हल तो फिजिकल फॉर्म हो गया, तो क्या वो हल के पूजा होता था भाई, खेत जुताई होता होगा, तो जो खेत जुताई करने का जो कला है, यही कला क्या हो जाएगा, संस्कृति। या तो कोई और हल से कोई और काम करता होगा, मार करता होगा, तो उसका क्या हो जाएगा, संस्कृति। लेकिन कुछ तो आइडिया लग रहा है कि हल से मार नहीं किया जा सकता है, खेत का ही काम होगा। तो कोई भी फावड़ा मिले या तो कोई भी सामग्री मिले तो निश्चित तौर पर उसका कुछ ना कुछ उपयोग होगा, तभी जो उसका उपयोग है वही चीज को हम लोग क्या कर देंगे, संस्कृति। अब देखो, एक वस्तु का विभिन्न तरीका से आदमी उपयोग कर सकता है, वस्तु एक ही है लेकिन उसका विभिन्न रूप में क्या कर उपयोग कर सकता है, तो वो तो खैर अलग बात हो गया। तो जरूरी है कि सभ्यता में अंतर्निहित कौन होगा, संस्कृति होगा। एग्जाम्पल लिखिए इसका, नृत्य कला, डांस करने की कला, नृत्य कला, मूर्ति कला। अच्छा, कला आप लोग समझते हैं ना, इंग्लिश में इसको आर्ट कहते हैं। किसी भी काम को विशिष्ट तरीका से करने का जो क्या उसको बोल सकते हैं कि परफॉर्मेंस होता है, उसी को क्या कहते हैं, कला कहते हैं। तो जो विशिष्ट तरीका से किया जाएगा कोई काम, वो कला हो जाएगा। जैसे अगर डांस विशिष्ट तरीका से हो रहा है तो उसको क्या कह देंगे, नृत्य कला कहेंगे। मूर्ति पाड़ने का कोई विशिष्ट कला को जो है सीख चुका है तो उसको क्या कह देंगे, मूर्ति कला कहेंगे। घर बनाने का बहुत बढ़िया जो है उसके पास कला है तो उसको वास्तुकला कह देंगे, आर्किटेक्ट कहते हैं उसको। तो कला मतलब कोई काम को साधारण तरीका से नहीं बल्कि विशिष्ट तरीका से कोई करेगा, दैट इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, वो कला होगा। तो एग्जाम्पल लिखिए, नृत्य कला क्या लिखे आओ, मूर्ति कला। सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन, कुल मिलाकर के रहन सहन। हो गया। अब आप हेडिंग लगाइए, विरासत। हेरिटेज, एक संस्था यूनेस्को, नाम सुने हैं? प्राचीन काल से भी करंट अफेयर पूछे जाते हैं। 2024 में हाल फिलहाल में यूनेस्को एक वैश्विक संस्था है जिसका एक ही काम है कि जो पूरा उत्खनन करता है और जो पुराने विरासत के रूप में, मतलब कि आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले जो एक्टिविटी हुआ वो अगले पीढ़ी आते आते आज तक आया है, तो उस तरह की चीज को हम लोग कहते हैं विरासत कहते हैं। वो चीज विरासत में है। तो जो बहुत ज्यादा पुराना होता है उसको यूनेस्को नामक संस्था एक लिस्ट में उसको जगह देता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही जो है 2024 में असम में जो वहाँ के जो लोग हैं ना, वो मृत्यु संस्कार को, कोई आदमी मरता है जैसे हिंदू में अलग ढंग से किया जाता है,
मुसलमानों में अलग ढंग से किया जाता है। तो असम के लोग एकदम बिल्कुल अलग ढंग से करते हैं, तो उसको अपने विश्व विरासत सूची में उसको शामिल किया है। तो वहां से करेंट बन जाता है आपके लिए कि वर्तमान समय में कहाँ के मृतक संस्कार को यूनेस्को ने अपने विश्व विरासत सूची में क्या किया है, वो ऐड किया है, जारी किया है। तो उसका आंसर असम करना होगा। तो आपको जब जैसे करेंट में पढ़ते हैं ना, तो आपको चीजों को समझना पड़ेगा, आपको ये सब शब्द आएगा। यूनेस्को ने इसको शामिल किया है, इसको शामिल किया है, इसको शामिल किया है, इसको इंग्लिश में वर्ल्ड हेरिटेज कहते हैं, उसका लिस्ट आएगा। तो करंट अफेयर चीजें कहाँ से आती नहीं आती, जब आपको पता रहेगा तो चीज ट्राई करेगा और न्यूज के बाद आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब देखो विरासत, सिंपल सी बात है कि जो बाबू प्राचीन से आज जो हमें प्राप्त हुआ है उसी को हम लोग क्या कर देंगे, हमारे लिए क्या हो जाएगा, विरासत हो जाएगा। वो सभ्यता हो सकता है, वह संस्कृति हो सकता है, मतलब कोई कला डेवलप हो सकता है, या तो कोई वस्तु का उपयोग बार बार आ रहा है। जैसे प्राचीन काल में, जैसे अब मानव जब एक्टिव हुआ तो थोड़े ना कि सब पिलर वाला घर बनाना शुरू कर दिया होगा, बिल्कुल नहीं। एक्टिव होगा, पहले झोपड़ी बनाएगा, रहेगा, जहाँ कहीं मान में रहेगा, कहीं कुछ में, लेकिन जब धीरे धीरे एक्टिव होगा तो फिर चार पाया के साथ जो घर बनाना शुरू करेगा, दीवार बनाना शुरू कर देगा, फिर पिलर देना शुरू कर देगा। तो आज का जो स्वरूप है वो हम लोग डायरेक्ट जो पिलर पे घर बनाते हैं, ये आपका क्या है, पीछे का ही पीढ़ी दर पीढ़ी आया हुआ तो चीज है। तो इसको आप क्या कहिएगा बाबू, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विरासत। तो दो तरीका से विरासत को दो तरीका से बांट के पढ़ते हैं। एक होता है मूर्त विरासत और दूसरा होता है अमूर्त विरासत। सिंपल सी बात है कि जिसको आप अपने सेंस ऑर्गन यानी कि ज्ञान इंद्रियां से अगर छू सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं बाबू, तो उस चीज को आप क्या बोल दीजिएगा, मूर्त विरासत। ये हमारे पास जो आया है ये क्या है, मूर्त विरासत है। जैसे अब अगर प्राचीन काल की बात कीजिएगा तो प्राचीन काल के बहुत से हमारे पास मूर्ति है, मंदिर है, स्तूप है, सिक्का है, बहुत सारी चीज है। मध्यकाल की अगर बात कीजिएगा तो मध्यकाल के भी बहुत सारी चीज है, जैसे मकबरा है। अच्छा मकबरा देखो, मुसलमान में मकबरा एक क्या होता है, जैसे अगर कोई आदमी मरा तो उसको जमीन में दफना दिया और उसके ऊपर जो घर बनाएगा, जो मस्जिद बनाएगा, उसको हम लोग किस नाम से पुकारेंगे, हम लोग मकबरा के नाम से पुकारेंगे। जैसे आप नाम सुने होंगे ताजमहल का, ताजमहल का, इसके नीचे भी डेड बॉडी है। तो ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, ये मध्यकालीन है, जो अभी तक तो है, लाल किला अभी तक है। तो वो आपको क्या कहिएगा, वो विरासत हो। किस प्रकार की विरासत है, मूर्त विरासत। अब देखो आधुनिक काल के भी आप एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे जहां वायसराय रहता था, जिस स्थान पे वायसराय रहता था भारत में, उसी वायसराय स्थल को आज के डेट में हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, राष्ट्रपति भवन कहते हैं। क्या उसको बोलते हैं, राष्ट्रपति भवन कहते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया जो अंग्रेजों ने बनाया है, तो जितना रेलवे का विकास किया, इस सब चीज को हम लोग क्या कह देंगे, विरासत। लेकिन इस सब चीज को प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मूर्त विरासत। लेकिन जो मतलब आप कह सकते हैं कि यह आपके पास जो है प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित है, लेकिन अगर जो प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं है बल्कि अप्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित है, उसको कौन सा विरासत कहेंगे, अमूर्त विरासत। जैसे मूर्ति कला, नृत्य कला, जैसे देखो इसको आप देख नहीं पाइएगा। जैसे मान चलिए कि भारतनाट्यम ले लेते हैं, तो अगर हम भारतनाट्यम जानते हैं तो आप देख के नहीं पता लगा लेंगे कि हमको आता कि नहीं आता है। जब हम परफॉर्म करना शुरू करेंगे तब आप कह सकते हैं अच्छा अच्छा ये जो है भारतनाट्यम जो है डांस कर रहा है। तो इस तरह के, अब हम थोड़ी ना किए हैं, हमारे पहले जो 10,000 साल पहले जो पूर्वज थे वो अगला पीढ़ी को सिखाए, वो अगला पीढ़ी को सिखाए, अगला पीढ़ी को सिखाए, उसी प्रकार से ट्रांसफर होता हुआ चला है। क्या वो संस्कृति का ही पार्ट है, लेकिन हम तक क्योंकि आ गया, आज हमको यूज में ला रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, अमूर्त विरासत, उसको हम लोग विरासत नाम देते हैं। बहुत सा चीज है, जैसे वैदिक काल में रामायण महाभारत के इस सब चीज का जो है रचना किया गया। आज भी रामायण महाभारत प्रचलित है, वैदिक ग्रंथ आज भी प्रचलित है। ये आपके पास सबसे बढ़िया सबसे अच्छा स्रोत किसका है, विरासत का। तो विरासत क्या होता है, तो अभी जो हम लोग पढ़े सभ्यता संस्कृति, वही विरासत होता है, जो आगे कैरी ऑन होते होते आप तक आएगा। आप भी, आप जैसे देखो वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, जो नया नया चीज आप खोज रहे हैं ना, खोजने के बाद अगला पीढ़ी को जो सौंपिएगा, दैट इज कॉल्ड, उसके लिए वो क्या हो जाएगा, वो विरासत। अगर कोई कला, घर बनाने का कोई विशेष कला बना रहे हैं और अगला को सिखा रहे हैं, तो उसके लिए अमूर्त विरासत हो जाएगा। अब लेकिन अगर कोई दूसरा चीज सिखा रहे हैं, कोई वस्तु बना के दे रहे हैं या तो कुछ और चीज सौंप रहे हैं, तो उसको क्या कर देंगे, मूर्त विरासत कहेंगे। तो इसको समझ लेना है। और यही 3 वर्ड था जो आगे आपको परेशान करेगा। मिलेगा आपको हड़प्पा सभ्यता,
तो कंफ्यूजन नहीं होना है। जहाँ पे सभ्यता का देश का मतलब है कि हड़प्पा से मिलने वाली चीजें, वस्तुएं, हड़प्पा संस्कृति। कभी कभी बच्चा फंस जाता है कि हड़प्पा सभ्यता ठीक है कि संस्कृति ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि अगर हड़प्पा से कोई हमको फिजिकली वस्तु मिला है तो वो किसका प्रमाण हो जाएगा? सभ्यता का प्रमाण हो जाएगा। लेकिन अगर हड़प्पा से कुछ ऐसा कुछ कला मिला है, ऐसा कुछ जैसे कोई साड़ी ओढ़े हुए है, उल्टा ओढ़े हुए है, या तो कोई बच्चा खेल रहा है, किस वस्तु से खेल रहा है, अगर आपको इस प्रकार से चीज मिले, मैसेज मिले कि उसमें साइंस ऐसा था, जैसे वहां पे घर बनाया गया था ना, तो इस प्रकार से एक घर ऐसा, एक लाइन ऐसा है, एक लाइन ऐसा, मतलब 90 के साथ वहां पे रोड कट करता है, वो क्या है? कला ही तो है, उसका स्ट्रक्चर ही तो है। तो उस कला को हम लोग क्या कह देंगे बाबू? संस्कृति कह देंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, 2-3 बार इस चीज को समझिए, बढ़िया दिमाग बैठाइए, फिर ऑटोमेटिक धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो लिखिए विरासत, यस करो, हेरिटेज लिखिए। वर्तमान पीढ़ी को अपने पूर्ववर्ती पीढ़ियों से प्राप्त प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लिखे, निरंतरता के साथ, मतलब कंटिन्यू, निरंतरता के साथ प्राप्त सामग्रियों को विरासत कहा जाता है। नेक्स्ट करो, इसे अगले पीढ़ी की देन अथवा निवेश अथवा निरंतरता भी कहा जाता है। हो गया? जैसे समझो, शुरुआत में मानव एक जगह हुआ, रहा, थोड़ा बहुत यूज किया, फिर दिमाग डेवलप किया, तो थोड़ा बहुत अगला पीढ़ी को सौंपा, अगला पीढ़ी थोड़ा सा और एडवांस हुआ, कुछ चीज को और ऐड किया, नए नए आविष्कार किए, वो अगला पीढ़ी को सौंपा। तो आज जो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री या तो दुनिया भर की जो नॉलेज है, वो कहीं ना कहीं आपको पूर्वज से तो मिला है, तो सब सब क्या हो जाएगा? विरासत होगा। या तो आप सीधा देख पा रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे मूर्त, और अगर नहीं देख पा रहे हैं, हमारे अंदर कला के रूप में होगा, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे? अमूर्त बोल देंगे, सिंपल सी बात है। तो एक दिन का तो होगा नहीं, तो इतना पीढ़ी का ये निवेश है, या तो इसको कंटिन्यूटी कर सकते हैं कि हमारे तक जो है, और हम लोग यही काम करेंगे कि हम लोग का भी जो लाइफ मिला उसमें कुछ ना कुछ ऐड होगा तो होगा, नहीं तो पीछे का चीज सीखे हैं उसको अगला पीढ़ी को क्या कर देंगे? हम लोग कैरी ऑन कर देंगे, सीधी सी बात है। वो सही फॉरवर्ड होता चला आएगा, वो आप तक शेयर हो गया। और व्हाट्सएप में शेयर करते हैं, वही मैसेज जो है यहाँ तक शेयर हो गया। नीचे एक और लिखना, विरासत को 2 उपखंडों में बांटा जाता है। विरासत को 2 उपखंडों में बांटा जाता है। पहला, मूर्त विरासत, डैश करना, मूर्त विरासत, वैसा विरासतीय सामग्रियां, विरासत लिखता ना तो विरासतीय होगा ये, सामग्रियां जिसे प्रत्यक्ष रूप से
अपनी ज्ञानेंद्रियों से देख सुन व छू सकते हो, उसको हम लोग कहेंगे मूर्त विरासत। एग्जाम्पल आप ऐसे ही लिख सकते हैं, जैसे प्राचीन काल से हम लोगों को क्या मिला है, तो सिक्का है, मंदिर है, स्तूप है, मकबरा है। मध्यकाल से भी देख लेते हैं, और आधुनिक काल से राष्ट्रपति भवन है, लाल किला है, और अंग्रेज के जितना जो बनाया हुआ सामान है उसको आप ऐड कर सकते हैं। क्या फिर से बोलो? अच्छा, तो उसका संस्कृति है, मतलब हर चीज का अपना अपना संस्कृति है। हिंदू का अलग ढंग से, जैसे हिंदू लोग डेड बॉडी को जलाता है, मुसलमान मानता है कि डेड बॉडी को जलाना नहीं है, उसको दफनाना है। आगे पढ़ाएंगे, इस्लाम जब पढ़ाएंगे तो उसके पीछे लॉजिक यही होता है कि देखो मुसलमान में जो मुस्लिम भाई बहन होते हैं वो अपना डेड बॉडी को एक जगह इकट्ठा रख देते हैं कब्रिस्तान में। उसका सीधा सा है कि अल्लाह एक ही को है, और अल्लाह एक दिन आएगा और सबको जो है उसको बोलते हैं कयामत की रात। कयामत की रात के दिन अल्लाह आएगा और सबको जो है स्वर्ग का दर्शन कराएगा, जिसको जन्नत कहता है। ठीक है, आप लोग स्वर्ग कहते हैं ना, वो सब जन्नत कहता है। तो वही चलते उसको सेफ्टी के साथ उसको रख देता है। अब कितना सच्चाई है नहीं है, हम जिस देखो उसका संस्कृति के साथ कुछ मतलब बोलने का तो खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। क्या अब देखो इस लेवल पे जाके बात करेगा तो हम नहीं बता पाएंगे ना, जो हमारे पास ऑथेंटिक जानकारी वही बताएंगे आपको। अब तुम एक नया संस्कृति को डेवलप कर रहा है, और क्या उसको यही कहा जाएगा। हो गया? हाँ, एग्जाम्पल डाल दीजिए। प्राचीन काल से मूर्ति हो गया, इतना बड़ा बड़ा मंदिर है, वो स्तूप है, मकबरा है। चलिए अमूर्त विरासत में लिखिए। अब तो लोग स्पीड ठीक हो गया है, थोड़ा सा और ठीक कर लीजिए। अमूर्त विरासत ऐसा करना। वैसा विरासतीय सामग्री, वैसा विरासतीय सामग्री जो पीढ़ी दर पीढ़ी अप्रत्यक्ष रूप से, जो पीढ़ी दर पीढ़ी अप्रत्यक्ष रूप से निरंतरता को प्राप्त होती हो, निरंतरता को प्राप्त होती हो, उसे अमूर्त विरासत कहते हैं। जैसे मूर्तिकला, नृत्य कला, वास्तुकला, मूर्तिकला, नृत्य कला, वास्तुकला, ये आपको दिखेगा नहीं, उसके अंदर होगा। जब परफॉर्म करेगा तब दिखेगा। कोई बांसुरी बजाएगा तो तुमको लगेगा कि भाई ये फलाने पहले 2000 पीढ़ी पहले बजाते थे। अकबर के दरबार में रहने वाले जो तानसेन थे, या तो जो भी उनका संगीतकार थे, एक राग को छेड़े वही अगला को सिखाया, अगला को सिखाया, तो अगला आने वाला जो 10 पीढ़ी के बाद कहेगा कि जो राग है ये अकबर के दरबार में बजाया जाता था। तो ये क्या है, वो जो कैरी ओवर हुआ है वो डेट इज कॉल्ड, वही किसका, अमूर्त विरासत का ही रूप है। तो आपके आसपास भी आपको जो सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, ये डेट इज कॉल्ड, सब के सब विरासत है। यहाँ से क्वेश्चन आता है नहीं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। तो जैसा आप आदेश कीजिए, इस पेज को फाड़ दीजिए, क्या दिक्कत है।
यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, सही बात, एकदम क्लियर बोलते हैं हम, ठीक है, इसमें कोई दोहरा नहीं, लेकिन हाँ आप लोग सुखी रहिएगा, अगर सब चीज को समझिएगा थोड़ा सा, तो आप लोग जो है प्राचीन काल में सुखी रहिएगा, ना तो हमारा क्या, हम तो अपने हिसाब से, अब हम लेक्चर देंगे सभ्यता संस्कृति तुमको बुझाएगा नहीं तो लिख निकलेंगे सीधे सीधा सा, क्या टेंशन ले रहा है। आज जो न्यूज में चलता है वो सब एक्चुअल में देखना, सब बहुत रम के बोलता है, तो तुम बुझाएगा नहीं। जो यूनेस्को का जो विश्व विरासत सूची होगा तो केवल एक लाइन याद करेगा, लेकिन तुमको जब देखो ज्यादा पढ़ने से यही होता है कि कंटेंट फंसता है। आप जब क्वेश्चन आया एग्जाम में और 4 ऑप्शन देगा तो आपका दिमाग अगर उस समय स्ट्राइक कर गया, कोई ना कोई एक कॉन्सेप्ट बजा करके आपका स्ट्राइक कर गया, बेड़ा पार है। नहीं तो कोई अगर स्ट्राइक नहीं किया, जैसे 1 वे में तैयारी कीजिएगा ना, तो समस्या क्या होता है कि अगर उसी दिमाग में नहीं आया उस समय, बाद में याद आया तो दिक्कत होता है, लेकिन उसी लाइन को अगर आप 4 डायरेक्शन से बजा करके दिमाग में ले करके जाएंगे तो कोई ना कोई तो हिंट करेगा ही करेगा, उसी का खेल होता है। दो 4 क्वेश्चन जो है उसका का होता है जो आपको लगता है कि अंदर है लेकिन बाहर नहीं आ पा रहा है, कायदे से उसका आप हर डायमेंशन उसको सुलझाए नहीं थे, तो हम तो प्रयास कर रहे हैं, बाकी बताते हो कि पेज फाड़ दो, क्या दिक्कत है। जो बच्चा सेंसियर है वो अपना करेगा, समझेगा, फिर तो लूसेंट तुम्हारे लिए बेहतर है, बड़ा ठोक पटक उसमें दे रहता है लूसेंट में, एकदम लूसेंट का भी बढ़िया बुक है। अब देखो अगला टॉपिक क्या पढ़ना हम लोग को, इतिहास में तिथि अंकन काल, अच्छा इतिहास में तिथि अंकन तो हो गया ना, काल विभाजन, सभी लोग हेडिंग लगाइए। आ रहे हैं, क्या टेंशन ले रहा है, आज भर खाली थोड़ा मौका दो, कल भर तुम्हारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही पढ़ाएंगे। इतिहास में काल विभाजन, चलो सुनो ध्यान से, पहले आप सुनिए 2 मिनट। देखिए सीधा समझो कि आज हम लोग पढ़ते हैं प्राचीन काल, मध्यकाल और ये आधुनिक काल, कैसे, कौन डिफाइन किया इसको, कौन बांटा, या तो और भी काल को लेकर के किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ये चैप्टर का ही लास्ट टॉपिक है और सबसे मजबूत टॉपिक है, इसलिए ध्यान से सुनना है। तो पहली बार देखो, सबसे पहले तो आदमी शुरू में करते गया, पत्थर का उपयोग किया, फिर तांबा का उपयोग किया, लोहा का उपयोग किया, लेकिन इतिहास लिखना क्या है वो सबसे मतलब नहीं है। आज भी जानवर जैसे तो मानव था, तो जानवर को क्या पता है कि हम क्या कर रहे नहीं करे, क्या खा रहे नहीं करे, दैनिक जीवन में क्या हो रहा नहीं हो रहा, सबको मतलब नहीं है। लेकिन चूंकि मानव जो है इस पृथ्वी पर सबसे डेवलप माइंड का जीव है, जिस कारण ये अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझता है, तो मानव जो है अपना इतिहास लिखना शुरू करेगा। अब इतिहास लिखने शुरू में सबसे पहले जहां से शुरुआत होगा, डेनमार्क के एगो संग्रहालय है, म्यूजियम, इसका नाम है कोपेनहेग संग्रहालय। संग्रहालय मतलब इसको इंग्लिश में म्यूजियम कहते हैं, जहां पे जो पुरानी सामग्री होगा उसको लिया करके एक जगह स्टोर किया जाएगा, स्टोर रूम एक तरह से है, जहां भी संग्रहालय होगा, म्यूजियम होगा, वहां पे पुरानी पुरानी वस्तु, विचित्र वस्तुओं को वहां पे लाके रखा जाएगा। अब यहाँ के जो क्यूरेटर थे, जो देखरेख करते थे, सीजे थॉमसन, दुनिया भर के खोज होता था, सब ले करके जो इस संग्रहालय में रख देते थे। ये परेशान थे कि भाई एक ही जगह ले जाता है तो सब तो फिर खिचड़ी हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा, तो क्या है कि रुको इसको बांटते हैं, ये 3 पार्ट में बांटे। आधार क्या बनाया, इनके पास जो सामान आया उसको आधार को, मतलब कि प्रयुक्त सामग्री जो इनके पास उपलब्ध हुआ उस आधार पर पहली बार इतिहास का विभाजन किए। सबसे पहला जो बंटवारा किए, पहला जो रखे उसको बोले ये पाषाण काल। पाषाण काल क्यों, कारण क्योंकि उस समय उनके पास जो सामग्री आया, कोई इंस्ट्रूमेंट आया, कोई औजार आया, कोई मानव का कुछ कंकाल वगैरह, तो ये सब चीज आया, तो उसमें देखा गया कि पत्थर का उपयोग ज्यादा किया जा रहा है, पत्थर से सब कुछ हो रहा है, तो कहे कि भाई इस टाइम पीरियड को हम क्या नाम दे देते हैं, पाषाण काल। उसके बाद कुछ समय के बाद और भी चीजें आना शुरू हो गया, नए नए चीज आना शुरू हो गया। नया नया चीज में क्या हुआ कि तांबा का प्रयोग देखा गया। मानव सबसे पहले अगर कोई धातु का प्रयोग किया तो उसका आंसर है क्या, तांबा। ये ऑब्जेक्टिव आता है कि मानव ने सबसे पहली बार किस धातु को अपने उपयोग में लाया, उसका आंसर क्या हो जाएगा, तांबा। तीर के आगे जो लकड़ी का तीर पहले था उसके आगे नुकीला लगाएगा, तांबा का विभिन्न उपयोग किया जाएगा।
और तांबा, टीन, कांसा इस सब का प्रयोग किया जाएगा, जिस कारण इसका नाम दूसरा वाला को रख देंगे धातु काल। क्या इसको बोलेंगे बाबू? धातु काल इसको कहेंगे। तो यहाँ पत्थर का उपयोग है, यहाँ विभिन्न धातु का उपयोग है। और तीसरा, लोहा के जब खोज होगा तो इनके पास जो और सामग्री आएगा उसमें खाली लोहे का सामान मिल रहा है, मतलब कि जो तांबा था, कांसा था, उसको हटा करके पूरा तीर ही लोहा का बनाया गया, भाला बनाया गया। तो अब जो नया युग आया उसको कहा गया क्या बाबू? लौह काल। लौह काल यानी लोहा का काल। तो ये पहले प्रारंभिक बंटवारा ही है कि सबसे पहले बोले पाषाण काल, उसके बाद क्या बोले? धातु काल, फिर क्या बोले बाबू? लौह काल इसको बोला गया। और ये 1800 ज्यादा पुराना नहीं है, 1816 से लेकर के 20 तक के बंटवारा है। इससे पहले कोई का मतलब नहीं था। जहां है थोड़ा बहुत इतिहास लिख रहे हो अलग बात है, लेकिन इतिहास को पढ़ना कैसे, पूरे तरीके कैसे डिफाइन करेंगे, पहली बार ये व्यवस्था की। इसके बाद समय और आगे बढ़ेगा, वैज्ञानिक थोड़ा और एक्टिव होंगे। इस बार जो आधार बनाएंगे वह लेखन शैली, या तो इसी को कहते हैं लिपि, स्क्रिप्ट। लिखावट के आधार पर आगे के बहुत सा इतिहास इसमें है, एक नहीं है। कोपेनहेगन में जो क्यूरेटर थे सीजे थॉमसन, ये अपना इनका बंटवारा है, लेकिन आगे जाकर के आगे नहीं नहीं ठीक नहीं, ये बंटवारा ठीक नहीं है, और बढ़िया बंटवारा होना चाहिए। तो अभी जो आधार क्या बनेगा? आधार बना लेखन शैली, लिखावट। तो पहला जो इसमें बना बाबू उसको कहा गया प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। देखो, ऐतिहासिक का मतलब होता है जहां से आपको लिखित प्रमाण मिले, लिखा हुआ हो और आदमी पढ़ लेता हो, लेकिन उस प्राग का मतलब पहले होता है। इस काल में जो लोग होंगे वो लिखना पढ़ना नहीं जानेंगे, न वो लिखना जानते हैं न पढ़ना जानते हैं, मतलब यहाँ पे कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तो उस काल को हम लोग क्या कह देंगे बाबू? प्राग ऐतिहासिक काल। उसके बाद दूसरा अध ऐतिहासिक काल। ये कौन सा काल होगा? इस काल में लोग लिखेंगे लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया अभी तक। इसमें हड़प्पा आ जाता है, इजिप्ट हड़प्पा आता है, वैदिक आता है, वैदिक सभ्यता, ये सब यहीं पे आता है। लिख दिया है, पता ना कुछ कुछ चिन्ह पाड़ दिया है, कौन सा लैंग्वेज में लिखा है, लेकिन अभी तक जो है इतिहासकारों के बीच चुनौती बना हुआ है कि क्या लिखा हो, मैसेज क्या दे रहा हो। इसमें कोई लिखावट परवाह नहीं है, लेकिन इसमें लिखा लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया, तो इस टाइम पीरियड को क्या कहा गया? अध ऐतिहासिक काल कहा गया। जैसे हड़प्पा में भी बहुत सा मिला है। वैदिक में ध्यान रखना, रामायण महाभारत का रचना वैदिक काल में हुआ है, 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व के टाइम में। तो आप कहिएगा कि भाई वेद को तो पढ़ते हैं संस्कृत में, ध्यान रखना वैदिक साहित्य के जिस समय रचना हुआ था इस टाइम पीरियड में वेद का, तो पहले मौखिक परीक्षा चलता, एजुकेशन चलता था, मतलब कि जो पाठशाला होता था गुरुकुल, उसमें टीचर बोले और बच्चा रट जाता था, यही प्रोसेस था। अब वो बच्चा जो होगा आगे टीचर बनेगा, वो अगला पीढ़ी को सौंपेगा, वो अगला पीढ़ी को सौंपेगा, वो अगला पीढ़ी को सौंपेगा। आगे जाकर के जब गुप्ता पीरियड पढ़िएगा, जिसको स्वर्ण काल भी कहते हैं, गोल्डन एरा भी कहते हैं, हालांकि भारत सरकार नहीं मानता है, तो गुप्ता पीरियड में वहां के जो राजा होंगे तो कहेंगे कि नहीं, ये जो आपके सामने वेद है, महाकाव्य है, इसको लिखो, इसको बोलते हैं संकलन कहते हैं। तो गुप्ता पीरियड में इसका संकलन होगा, इसको लिपिबद्ध किया गया, इसको लिखा जाएगा और लिखने के बाद इसको कैरी ऑन किया जाएगा जो हम आप तक आया है। इसका निर्माण वैदिक काल में हुआ, लेकिन इसका संकलन कहाँ होगा? तो गुप्ता पीरियड में, वहां पे आपको बताया जाएगा। क्योंकि जिस समय वैदिक काल में सब चीज किया गया था तो उसमें पत्ता पे लिखाता था, तो पत्ता समय के साथ उसड़ गल गया, वहां पे के साक्ष्य नहीं मिला है। अब चूंकि पंडित उसको कहते हैं जो पूरा एकदम रटा होता था, एकदम पूरा किंतु परंतु सब रटा हुआ था, तो उस समय जाकर के लिखा, उसके बाद फिर कैरोन आज तक जो आपके पास वेद है वही मिला है। ती हो गया अध ऐतिहासिक काल। उसके बाद तीसरा, अगर उस समय के लिखल भी मिलता ना तो आज उसको पढ़ नहीं पाते, वो तो वो आदमी अगला को ट्रांसफर किया, वो अगला को ट्रांसफर किया, जिस कारण उस सेंस के माध्यम से संस्कृत भाषा में उसको इंटरप्रिटेट किया गया है। तीसरा होगा बाबू, उसका नाम क्या होगा? ऐतिहासिक काल। ये एकदम क्लियर रहेगा। इसमें लिखावट भी है, इसको पढ़ भी सकते हैं सब कुछ, यानी कि मध्यकाल से जो आपका इतिहास मिला उस सब के सब क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक काल में आ जाएगा। अभी देखो दोनों के एक जगह क्यों लेके, इसके पीछे कारण है। यहाँ से प्रश्न आते हैं, ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न आते हैं और प्रश्न आएंगे तो इतना बढ़िया समझ में आइएगा, समझ जाइएगा तो दिक्कत नहीं होगा। जैसे किस निम्नलिखित में से किस काल के लोग जो है लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राग ऐतिहासिक काल। किस काल के लोग लिखना तो जानते थे लेकिन उसके लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा?
आदि ऐतिहासिक हो जाएगा। और इसका टाइम पीरियड सबको बताएंगे। अभी दोनों सामने लिखे भी कारण क्या है बाबू की पाषाण काल के लोग जो पत्थर के प्रयोग करते थे ये भी लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। तो अर्थात जो प्रागैतिहासिक काल है बाबू इसी को क्या कहा जाता है, पाषाण काल कहते हैं। तो कहीं कहीं दोनों ओवरलैप कर देता है, पाषाण काल कहिए या तो प्रागैतिहासिक काल कहिए या तो इसी को ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं, जो कल हम सिलेबस में लिख पाए थे। दूसरा जो धातु काल है इसमें इसको जब तुलना कीजिएगा तो आदि ऐतिहासिक काल ही कौन सा काल होता है, धातु काल। इसमें यहाँ पे भी चिन्ह है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है। और तीसरा जो है बाबू लौह काल, लौह काल अर्थात कहा जाता है कि जब से लोहा आया मानव जीवन में तो मानव जीवन में क्रांति आ गया, औद्योगिक क्रांति हुआ, मतलब मानव जो पूरे तरीके से जो है एकदम अलग हो गया। आज के डेट में हालांकि प्लास्टिक आया है जब से मानव जीवन को अलग डायरेक्शन में लेके जा रहा है। प्लास्टिक पहले लोहा आया था तो मानव जीवन में पूरा चीज, आज भी देखो ना लोहा का कितना ज्यादा उपयोग है। हालांकि लोहा को धीरे धीरे डिस्प्लेस कर रहा है प्लास्टिक, जो कि मानव सभ्यता के लिए, मानव के आगे जो विरासती होगा उसके लिए खतरा है। लोहा ठीक था, आपके बॉडी में लोहा की मात्रा होना चाहिए, नहीं तो फिर एनीमिया रोग हो जाएगा, लेकिन प्लास्टिक की मात्रा अगर जाएगा बॉडी में तो फिर वो दिक्कत है। तो लौह काल ही क्या है बाबू, ऐतिहासिक काल है। तो कभी कभी बड़ा मिसमैच करके दे देता है, आपको लगता है कि कहां से क्या चीज लेके चाहे कैसे पढ़े, तो ध्यान रखना। अगर कहे कि अधैतिहासिक काल को धातु काल कहते हैं इसका आंसर सही है, बिल्कुल सही है। अगर कहे कि प्रागैतिहासिक काल को ही पाषाण काल कहते हैं, ये भी आंसर क्या होगा, सही होगा। तो ये हो गया पुराना बंटवारा। इसके अलावा अगला बंटवारा आएगा जो जेम्स मिल करेंगे, जो मॉडर्न काल में होगा। तो एक बार आप इसको ऐसे ही लिख लेना है। तो हेडिंग लगाइए पहले, ऐतिहासिक काल में काल विभाजन। इतिहास में काल विभाजन, हाँ सेम ही बना लो ना, समझ में आ गया ना सब, बस इसको ध्यान ही तो रखना है खाली। इतिहास में काल विभाजन सबसे पहले ये लिखिएगा, यहाँ पे डेनमार्क लिख लेना, पूछा जा सकता है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। कोपेनहेगन जो संग्रहालय है वो डेनमार्क में है, और यहाँ के क्यूरेटर है, देखरेख करता हुआ है सीजे थॉमसन, और ये आधार बनाया प्रयुक्त सामग्री, जो इनके पास उपलब्ध सामग्री था उसके आधार पर 3 भाग में बांटे हैं, और 3 ही भाग में बांटे हैं। तो आप भी लिखिएगा तो पैरेलल लिख लेना है, दोनों साथ में। हो गया? मिटा देना। अगला जो बंटवारा होगा उसका नाम होगा, अंग्रेज है जेम्स मिल, और यहां से भी आपके ऑब्जेक्टिव बैंक में शुरू हो जाता है। ये 1817 में पुस्तक है वो लिखे है, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। क्या जी जी पढ़ा लगता है ना, कहीं से भी पढ़िए, ठीक है। आपका जो कलेक्शन मिल रहा है एक बार विश्वास कीजिए, इसको 2-3 बार खाली पहला चैप्टर को बढ़िया से पढ़ लो, फिर तुमको प्राचीन काल में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, गारंटी है। और याद भी हो जाएगा, थोड़ा सेंसिबल होकर पढ़ेगा ना तो तुमको सब कुछ एक लाइन से याद होगा, कोई बोलेगा तो तुमको उसको समझा सकता है। अच्छा अच्छा यही पढ़ा है, कुछ कम लग रहा है, ठीक है चलो बढ़िया। जेम्स मिल 1817 में एक पुस्तक था, ये देखो अंग्रेज है तो अब खुराफात तो करेंगे ही। ये 3 भाग बांटे भारतीय इतिहास को। कौन कौन सा इतिहास? सबसे पहले बोले कि यहाँ हिंदू का शासन था, तो उस काल को क्या बोले, हिंदू काल। इतना सच में नहीं हुआ तो लगा कि भाई थोड़ा और बढ़ जाते हैं, जातिवाद तो इन लोग का रग रग में था। हिंदू लोग को जो है मुसलमान हराया, यानी कि सैयद जो सनातन, या उसके बाद फिर मुगल हम लोग पढ़ेंगे। तो उसके बाद दूसरा काल पीरियड को क्या बोले, ये मुस्लिम काल, मुस्लिम काल। और तीसरा मुस्लिम को अंग्रेज हराया तो उसका नाम क्या पड़ा बाबू, अंग्रेजी काल या तो ब्रिटिश काल, ब्रिटिश काल। ये जेम्स मिल का बंटवारा कि सबसे पहले प्राचीन काल में ये यहाँ जो है हिंदू काल रहा करता था, हिंदू लोग शासन करते थे, यहाँ के राजा महाराजा हिंदू लोग थे। उसके बाद उसको हराया जो अरबी मुसलमान थे वो सब, उसके बाद फिर उसको अंग्रेज हराया तो ये अंग्रेज काल हो गया। भारत आजाद हुआ, आजाद होने के बाद सोचा कि भाई बहुत सा, आप जब मॉडर्न पढ़े होंगे तो सांप्रदायिक दंगा बहुत सा हुआ, हिंदू मुसलमान या तो अंग्रेज, इसी प्रकार से भारत में स्टेबल ही हुआ था। मुट्ठी भर अंग्रेज आया था और पूरे भारत को कब्जा में ले लिया,
सिंपल सा कि यहाँ के राजाओं को आपस में ही भिड़ा करके, लोभ के चक्कर में, लालच के चक्कर में। इतिहास पढ़ते तो सीख मिलता है कि अगर हम लोग एक होते तो शायद यहाँ ना मुगल आ पाते ना यहाँ पे अंग्रेज आ पाते, सबको बाहर करते। लेकिन सबका यही लॉजिक था कि हमारे घर में ही विभीषण बैठा हुआ था, मतलब इनवाइट दे रहा था कि आप आइए। इनवाइट ऐसा था कि अंग्रेज को भी इनवाइट मिला कि आप आइए, हमको राजा बनाइएगा, बाकी सब कुछ अंदर अंदर होगा। अंग्रेज तो अंग्रेज। जब भारत आजाद हुआ तो भारत के इतिहासकार सोचा कि नहीं, इस प्रकार से सांप्रदायिक रूप से बंटवारा ठीक नहीं है, लेकिन हाँ इसमें संस्कृत में नहीं ज्यादा करना है। हिंदू काल को सिंपल बोल दिए, इसका नाम क्या पड़ गया बाबू, प्राचीन काल पड़ गया। और जो मुस्लिम काल है इसका नाम क्या पड़ गया, मध्यकाल, मध्यकाल। और ये जो देख रहे हैं बाबू अंग्रेजी काल, इसको क्या कहते हैं हम लोग, सॉरी आधुनिक काल, इसको क्या हम लोग कहते हैं, आधुनिक काल इसको कहते हैं। इसके अगर टाइम पीरियड की बात कीजिएगा तो जहां से मानव प्रारंभ हुआ है, लगभग 5 लाख पहले की बात है, जहां से मानव प्रारंभ होगा वहां से लेकर के 800 ईसा पूर्व तक। अगर आप मध्यकाल की बात कीजिएगा तो मध्यकाल में आपको मिलेगा 800 ईसा पूर्व से लेकर के 1707 ईस्वी तक। और अगर मॉडर्न की बात कीजिएगा तो 1707 से लेकर के 1947 ईस्वी तक। हालांकि इसका भी दो खंड करेंगे हम लोग, इसका भी दो खंड करेंगे। एक होगा 1707 से लेकर के 1947 तक का इतिहास, और दूसरा 1947 से लेकर के आज तक, जिसको समकालीन भारत कहते हैं, भारत का इतिहास कहते हैं, या तो स्वतंत्र योत्तर भारत भी का इतिहास कहते हैं इसको। जो 1947 के बाद आज तक जो डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में यहाँ पे स्टडी किया जाता है। यहाँ भी दो पार्ट है। यहाँ पे एक जो आएगा दिल्ली सल्तनत प्लस मुगल जो होगा उसको माना जाता है कि मध्यकाल है। उससे पहले जो आक्रमण कर रहा था, सिकंदर कर रहा था, मोहम्मद बिन तुगलक कर रहा था, उस सब जो अटैकर था उसको पूर्व मध्यकाल कहते हैं। तो जब यहाँ पे डिटेल करके बताया जाएगा। अब हमको देखो इससे इसके अंदर जाना है, जो प्राचीन काल है इसके डेप्थ में जाना है, मध्यकाल है इसके डेप्थ में जाना है। ये आपको पढ़ा दिया गया, ये आपको हम नहीं पढ़ाएंगे। तो अभी जो आपका जो लेक्चर होगा 40 से 45 लेक्चर, ध्यान रखना 45 लेक्चर हमको टारगेट है कि लेके चलना है, तो 4-5 लेक्चर होगा। 40 में भी खत्म किया जा सकता है, लेकिन कंटेंट के साथ फिर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो अगर 2-3 लेक्चर ज्यादा जाएगा तो टेंशन लेना है, कंटेंट पूरा आपको मिलेगा। अब कहीं ना कहीं क्लास की संख्या कम करेंगे तो कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज कर ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो हम लोग फिर प्राचीन काल को स्टडी करेंगे। तो एक बार पहले इस मोटा जो डिवीजन है इसको पहले पढ़ेंगे और फिर इसके अंदर हम लोग चलेंगे। तो अगला आप हेडिंग बनाइए, जेम्स मिल। हेडिंग बनाइए, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 खंडों में बांटा। तीन खंडों में बांटा, जिसकी चर्चा जिसकी चर्चा जिसकी चर्चा 1817 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ, जिसकी प्रकाशन क्या लिखे बाबू, जिसकी चर्चा अपनी 1817 में अपनी प्रकाशित पुस्तक, डेट डाल देना, पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में किया। हो गया। आधार वही था, सांप्रदायिक का देख रहे हैं आप, हिंदू मुसलमान ये सब तो संप्रदाय किया। तो ऐसे ही आप लिखिए इसको 1 2 3, फिर जो हम लोग जो नाम दिए, और हम लोग के सामने यही इतिहास आप जानते भी होंगे। तो इस स्ट्रक्चर को दिमाग में रखना है, क्योंकि यहीं से ठीक है, क्योंकि यहीं से आपका दिमाग काम करता है, बस यही है। इससे पहले उर्दू को बंटवारा बता दिया, वो थोड़ा अलग ढंग का बंटवारा है, लेकिन वहां से भी प्रश्न आ जाते हैं तो उसको भी ध्यान रखना है। सुनिए आगे की बात।
तो हम लोग इस कॉन्टिन्यूएशन में पहला जो हम लोग शुरू करें बाबू, उसका नाम है क्या? प्राचीन काल का इतिहास। अगर टाइम पीरियड की बात कीजिएगा तो जहां से मानव जीवन प्रारंभ होगा वहां से लेकर कहां तक बाबू? 800 ईसा पूर्व तक की इसकी कहानी हम लोग जो है करेंगे। इसमें क्या क्या कहाँ कहाँ पढ़ना है देखो। सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रागैतिहासिक काल को, जहां से मानव जीवन प्रारंभ होगा वहां से लेकर के 3000 ईसा पूर्व तक की घटना हम लोग देखेंगे प्रागैतिहासिक काल में। दूसरा जो शुरू होगा बाबू उसका नाम होगा क्या? हड़प्पा काल। 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व, यानी 1500 का इतिहास यहां हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा जो होगा वैदिक काल। वैदिक काल ये जो हम लोग पढ़ेंगे बाबू 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक के समय देंगे। पहले थोड़ा सुन लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? महाजनपद काल। इसकी जो कहानी चलेगा 600 ईसा पूर्व से लेकर के 324 ईसा पूर्व तक के। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मौर्य काल को। तो मौर्य काल पढ़ेंगे हम लोग 324 ईसा पूर्व से लेकर के 184 ईसा पूर्व तक के। कहीं कहीं 322 से लेकर के 185 भी देता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, हम लोग करेंगे उसको चर्चा। छठा उत्तर मौर्य काल। उत्तर मौर्य काल में हम लोग पढ़ेंगे बाबू लगभग 200 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी। ध्यान रखना यहाँ एडी लिख रहे हैं, ईस्वी की कहानी यहाँ पर ध्यान रखना। मैटर चेंज हो गया, 500 साल यहाँ का इतिहास है। उसके बाद फिर किसका टाइम आएगा बाबू? गुप्त काल का आएगा। गुप्त काल में पढ़ेंगे हम लोग 319 से लेकर के 550 एडी यानी कि ईस्वी तक की कहानी पढ़ेंगे। उसके बाद फिर 8वां आएगा उत्तर गुप्त काल। इसमें हम लोग देखेंगे क्या? 550 से लेकर के 750 एडी तक देखेंगे। बस यही आपका जो मानव प्रारंभ वहां से लेकर के 800 ईसा पूर्व तक की जो कहानी होगा। चेक मिनट को तो इसको एडी कर दो, सॉरी ये जो आप पीछे बीसी लिखे है ना है उसको एडी कर दिए। तो प्राचीन काल में हम लोग 800 ईस्वी तक की कहानी पढ़ेंगे। जो पिछला कॉन्टिन्यूएशन में आप लिखे होंगे मानव एक ही जगह लिखा होगा, हाँ केवल उसको ईस्वी कर दीजिए। हो गया? अब एक बार सुन लो, क्योंकि इसके अंदर हम डेप्थ में जाएंगे तो वहां पे आपको दिक्कत ना हो, इसके लिए बता रहे हैं। क्या हुआ? जाओ जल्दी जाओ, 10-15 मिनट और क्लास चलेगा। आज खत्म ही कर देते हैं, बेसिक क्लास आज खत्म हो जाएगा, कल से हम लोग मूल चैप्टर में आ जाएंगे। तो देखो प्राचीन काल में मानव जीवन से लेकर के 800 ईस्वी तक के इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग कैटेगरी वाइज पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले शुरू करेंगे प्रागैतिहासिक काल। इसमें मानव जीवन से लेकर के कहां तक पढ़ेंगे बाबू? 3000 ईसा पूर्व घटना पढ़ेंगे। ये जो कालखंड होगा इसको प्रागैतिहासिक काल या और नाम से कहते हैं, पाषाण काल भी इसको कहते हैं, ताम्रपाषाण भी कहते हैं। उसके बाद जो शुरू होगा उसका नाम क्या होगा? हड़प्पा काल। 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 1500, 1500 का इतिहास यहाँ मिलेगा तुमको। ये लगभग 5 लाख से माना जाता है कि 5 लाख से शुरू होगा ये। फिर हो जाएगा वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक के। उसके बाद फिर महाजनपद काल, यहाँ भगवान बुद्ध वगैरह से भेंट होगा आपको, चैप्टर में आपको बताए थे। 600 ईसा पूर्व से लेकर के 324 ईसा पूर्व तक पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद फिर मौर्य काल 324 से लेकर के 184। फिर उत्तर मौर्य काल 200। देखो अब तुमको लग रहा होगा 184 से 184 का शुरू किया, एक दिन में नहीं परिवर्तन होता है, ध्यान रखना। जो इतिहास लिखा है मतलब इतना कठिन काम है इतिहास लिखना जानना, बहुत सा सोर्स मिला है, कुछ में कुछ, कुछ में कुछ, कुछ में कुछ।
उसको एक लाइन में लाना सबके बस की बात नहीं है। तो उत्तर मौर्य काल में देखा गया कि बहुत सा जो विदेशी आक्रमण है वो पहले ही से अटैक करना शुरू कर दिए। तो वो देखा गया कि भाई इसका जो प्रभाव है उत्तर मौर्य काल का लगभग 200 ईसा पूर्व से है। तो लगभग हम लोग जो पढ़ेंगे 200 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक की कहानी देखेंगे। उसके बाद फिर गुप्ता पीरियड शुरू होगा जिसमें लगभग 17-18 साल जो है संक्रमण काल का ही फेज चलेगा। गुप्ता पीरियड एक्टिव होगा 319 से। तो 319 से लेकर के 550 तक के पढ़ेंगे हम लोग। और फिर उत्तर गुप्त काल में 550 से लेकर तक 700। उसके बाद जो एंट्री शुरू होगा बाबू वो हमारा फिर इलाका किसका आ जाएगा, मध्य काल का। क्योंकि याद कीजिए बताए थे कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम अटैक किया था। तो 50 तक के तो अच्छा ठीक ठाक है। 712 से अटैक शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर आप जो है गजनबी अटैक करेगा 1000 से लेकर के 1075 के बीच में, 1027 तक के बीच में। उसके बाद फिर जो है गौरी अटैक करेगा बहुत बार 1175 से लेकर कहां तक 1206 के बीच में। फिर मुस्लिम जो है उसका एंट्री हो जाएगा। तो ये जो 3 को संक्रमण फेज है लगभग 712 से ही कंटिन्यूअस शुरू हो जाएगा। तो प्राचीन काल का जो बॉर्डर लाइन है 700 का बता देना है 50, 750 के बाद जो है मुस्लिम अटैकर जो है एक्टिव हो जाएंगे। तो हम लोग का जो दायरा होगा जो हम आपके साथ जो सेशन लेंगे तो यही तक मेरा एरिया होगा, इसके आगे नहीं होगा। तो एक बार आप इसको जल्दी से लिखिए। पहला प्राचीन काल में हम लोग डेप्थ में जा रहे हैं। पहला प्राचीन काल का इतिहास, और इस सबको भी एक एक बार अभी करेगा फिर से। तो एक जगह हो जाने से थोड़ा सा आपके दिमाग में जो है ना एक संतुलित चीज मिल जाएगा तो ठीक रहेगा, आपको दिक्कत डेट में नहीं होगा। एडी बोले तो ईस्वी, जी 25,000 से लेकर के 25,000 अच्छा ऐसे हम बता रहे हैं तो लिखेगा मतलब तो 5 लाख साल लिख सकता है। 25,000 नहीं होगा, 25,000 नहीं होगा, वो पहले होगा। एक बार देख लेना ठीक है। देखो कहीं से पढ़ लिया है और बढ़िया है, आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो फिल्टर हो जाएगा। नहीं पढ़ा वो और बढ़िया है क्योंकि आपके पास जो डेटा जा रहा है ऑथेंटिक डेटा जा रहा है, कंफ्यूजन नहीं होना है। फिर भी अगर कहीं पे लगे ओवरलैप करे तो एक बार हमसे मिल लेना, हो सकता है हमें से का मिस्टेक कहीं हो गया होगा। मध्यकाल मत लिख लेना कोई, ये फालतू लिखल है। हो गया सबका, हो गया ना। अच्छा ठीक है लिखिए, कोई बात नहीं। तो ये हम लोग प्राचीन काल के बारे में इतना ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना, इतना आपको पढ़ना है। मध्यकाल का इतिहास, और सब भारत का ध्यान रखना, विदेश का नहीं पढ़ रहे। मध्यकाल के इतिहास की अगर चर्चा कीजिएगा, थोड़ा सा और समय दीजिए, ज्यादा नहीं, क्योंकि कल से क्लास रिकॉर्ड नहीं होगा। कल से हम लोग जो सेकंड चैप्टर को शुरू करेंगे। तो मध्यकाल का इतिहास, इसका इतिहास कब से कब तक है बाबू? तो 1700 तो लास्ट बॉर्डर है ना, 800 से लेकर के 800 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक, यही है ना। देखो इसका भी दो एरिया होगा। पहला एरिया हम लोग कहेंगे बाबू पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, इसमें 800 ईस्वी से लेकर के जो कहानी चलेगा वो चलेगा 1206 तक, ठीक है। इसमें जैसे हम लोग देखेंगे, आपको बताए थे अरबी धावा, पहले बताया गया ना। कौन क्या था बाबू? तो मोहम्मद बिन कासिम 712 में किया था ना। अभी सेकंड भी नहीं, एक आध डेट दाएं में चलेगा, पहले बार अटैक किया था, एक्टिव नहीं है भारत में, एक्टिव नहीं हो पाया था। उसके बाद फिर कौन हो जाएगा बाबू? गजनबी धावा, गजनबी धावा, महमूद गजनबी।
यह अटैक कब से कब तक किया है? तो 1000 से लेकर के 1027 ईस्वी तक, बिल्कुल सही है। उसके बाद जो शुरू होगा गोरी धावा। गोरी धावा, गोरी धावा की अगर बात कीजिएगा तो ये चलेगा बाबू आपका मोहम्मद गोरी, 1175 से लेकर 1200 कब तक? 6 तक। इसके बाद जो शुरू होगा दूसरा, उसका नाम क्या होगा? ई मध्यकाल होगा। ई ओरिजिनल मध्यकाल है, जो कब से कब तक चलेगा? 1206 से लेकर के कब तक? 1707 तक। इसमें 2 मुस्लिम राजवंश शासन करेंगे। पहला इसमें जो होगा बाबू, उसका नाम होगा क्या? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत कब तक? 1206 से लेकर के 1500, हाँ बिल्कुल सही है। इसमें सबसे पहले कौन आएगा? गुलाम वंश। उसके बाद कौन आएगा? खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश। फिर आपका लिखा हुआ है ना, तो उसको नहीं लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको लिख लेना है। इसके बाद ये पहला हो जाएगा। उसके बाद फिर दूसरा कौन होगा बाबू? मुगल वंश होगा ना। इसमें जो दूसरा पार्ट आएगा उसका नाम होगा, दिल्ली पर अटैक करेगा, मुगल वंश। कब से कब तक? 1526 से लेकर के 1707 तक। और आप तो इसके बारे में परिचित ही है, मुगल वंश के बारे में। सबसे पहले कौन आएगा बाबू? बाबर। सब पता है आपको। कहां तक आ जाना है? औरंगजेब तक आ जाना है। उसका डेट मेंशन यहाँ कर देना है। इतना जब हो जाएगा, थोड़ा सब्र कीजिए, तो तीसरा जो होगा वो पहला उसको कर देना प्राचीन काल के, दूसरा होगा तीसरा। तीसरा का नाम क्या है बाबू? आधुनिक काल। कब से कब तक? 1707 से लेकर कब तक? 1947 तक ना, यानी नहीं, इसको आज तक लिखेंगे, आज तक। इसमें जो पहला कंडीशन बनेगा बाबू 1707 से लेकर के 1947, जिसको स्वतंत्रता के पूर्व का इतिहास कहते हैं। और दूसरा बनेगा बाबू, उसका नाम होगा 1947 से लेकर कहां तक? आज तक, जिसको भारत का समकालीन इतिहास कहते हैं, या तो फिर स्वतंत्रता के बाद के इतिहास, बाद का इतिहास। तो यही पूरा आपका डेट था। डेट से लेकर के आपको अब आगे कंफ्यूजन नहीं होगा जी। इसका जगह छोड़ दिएगा, वो आपको वहां से मेंशन कर लेना है। आज आप लोग बहुत लिखे हैं, नहीं कोई बात नहीं, सब दिन बराबर नहीं होता। किस दिन हमारा इलाका पड़ेगा जिसमें ज्यादा समझाना पड़ेगा, कम लिखाना पड़ेगा, किस दिन आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा। तो तालमेल बना रहे। देखो इतिहास में डेट को लेकर के, अभी इतने डेट को पूरे आपका मॉडर्न तक ही जाता है। अब जितना डेप में जाना है, जिस एग्जाम का जो लेवल है उसको आपको मेंटेन करना है, वो हम करेंगे, उसके लिए टेंशन लेना। वन एग्जाम के लिए कितना चाहिए, कितना प्राइवेट हमको पढ़ाना है, कितना हड़प्पा बताना है, कितना आपको पूछता है, वो सब हमारा ड्यूटी है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। एक जगह से और क्वेश्चन आता है कैलेंडर से, जो कि तिथि पढ़ रहे हैं तो कैलेंडर को भी यहीं पे हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। तो थोड़ा पहले सुन लीजिए। संवत व कैलेंडर, फिर से सुनना है आपको ध्यान से। 2-4 गो कैलेंडर है, उसको आप देख लीजिए। पहला विक्रमी संवत, या इसी को हिंदू कैलेंडर भी कहते हैं, या एक और नाम है सप्त कैलेंडर, या तो संवत भी कहते हैं। देखिए जिस प्रकार से ईसा मसीह को बेस लाइन बना करके इस्लामिक जगत में डेट को कंटिन्यू किया गया, उसी प्रकार से आगे चल करके जो है हर धर्म अपने हिसाब से एक कैलेंडर को मानक सेट किया। वहां से प्रश्न आता है जिसमें जो हिंदू कैलेंडर या तो सत कैलेंडर, तो जो विक्रमी संवत है यह हिंदू धर्म दर्शन आधारित है। तो विक्रमी संवत, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा,
इसको शुरुआत कहां से किया गया, मतलब आधार वर्ष आपसे पूछा जाएगा। तो इसका आधार वर्ष होगा 57 ईसा पूर्व। आइए, ज्यादा इसमें समझने वाली बात नहीं है। तो अगर आपसे पूछेगा कि विक्रमी संवत कब शुरू हुआ है, तो 57 ईसा पूर्व। कौन शुरू किया है, तो शुरू करने वाला बाबू जिसको संस्थापक कहेंगे, नहीं शुरुआत करता ही लेते हैं, उसका नाम है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य। 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि विक्रमी संवत कब से शुरू किया गया है, उसका आंसर क्या हो जाएगा 57 ईसा पूर्व। ये हम लोग का कैलेंडर है। अगर इस कैलेंडर के अनुसार, विक्रमी संवत के अनुसार आज के पता करना चाहते हैं कि आज क्या चल रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आज के डेट से, आज मतलब 2026 में पता करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है। ईसा मसीह के जन्म के 2026 साल तो हम लोग बिता दिए हैं, क्लियर है। और इस 57 ईसा पूर्व मतलब इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा 57, क्योंकि 57 ईसा पूर्व है तो पहले 57 खत्म होगा तब ना 0 होगा, तब ना 1 होगा। तो 0 से लेकर के 2026 तक, और चूंकि 57 ईसा पूर्व पहले का आधार वर्ष है तो 57 ऐड कीजिएगा, टोटल कितना हो जाएगा 7 5 13, 7 6 13, अच्छा 7 6 13 के 3 हाथ में कितना हो जाएगा 1, 5 2 7 7 1 8 0 कितना 2, यानी कि 2000 क्या चल रहा है विक्रमी संवत के अनुसार। आज को जो वर्ष है बाबू 2000 क्या है 83 है। तो कभी कभी ऐसे आपसे अल्टरनेट करके पूछ देता, तो बस एक लाइन ध्यान रखो कि इसका आधार वर्ष क्या है बाबू 57। बस इतने, एक कैलेंडर में इतने पढ़ना है। दूसरा है शक संवत। शक संवत, इसका जो आधार वर्ष है 78 ईस्वी, 78 ईस्वी। 78 ईस्वी ध्यान रखना, ईसा पूर्व में ईस्वी है। कौन शुरू किया था, तो शुरू किया बाबू कनिष्क, कुषाण वंश के राजा है। हालांकि जब कुषाण वंश पढ़ाएंगे तो वहां डिटेल किया जाएगा, लेकिन इस कैलेंडर को एक जगह हम दे देते हैं आपको। कनिष्क ये सब चीनी है, ये सब भारत आएगा, शक को हराएगा, और शक को हराने के उपलक्ष्य में भारत में ये अपना राजवंश को स्थापित करेगा। उसी के उपलक्ष्य में एक कैलेंडर की शुरू करेगा, उस कैलेंडर का नाम क्या पड़ेगा बाबू शक संवत। तो शक संवत का आधार वर्ष क्या बता देना है 78 ईस्वी। अगर शक संवत से पूछेगा तो जिसे 2026 है, आप देखो ईस्वी है बाबू, तो इसमें से माइनस कितना करना पड़ेगा 78 करना पड़ेगा ना। अगर 78 ईस्वी है तो आज से जो पूछेगा तो 78 साल तो आगे निकल चुका है ना, तो उसको क्या आज से माइनस करना पड़ेगा, इसका डेट से निकलता है। तो इसमें केवल जोड़ना होगा, बाकी आगे जितना होगा सब ईस्वी में मिलेगा तुमको। तो हो गया दूसरा प्रकार का कैलेंडर। तीसरा कैलेंडर जिसको हम लोग कहते हैं बाबू हिजरी संवत। हिजरी संवत, इसका आधार वर्ष क्या है, क्या क्या था किसी को 319, गलत बोल रही है 622। 600 क्या है 22। बैठो जल्दी बैठो। देखो क्या है, थोड़ा सुन लो। एक घटना छोटा सा है। एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था इस्लाम जगत में, जिनका नाम है पैगंबर मोहम्मद साहब। अरब के क्षेत्र में इनका जन्म होगा, धीरे धीरे बड़ा होगा, और इनके जो पेरेंट्स होंगे वो प्रकृति की पूजा करने वाले होंगे, मतलब पहाड़ के, सूरज के, पानी के, भूमि के, इस सब को पूजा करेंगे। जब इस्लामिक जगत में पैगंबर मोहम्मद साहब जब बड़ा होंगे तब ये सोचेंगे कि नहीं, पूजने योग्य केवल अल्लाह है, बाकी दुनिया में कुछ नहीं पूजने को नहीं है। ये एकेश्वर बात का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। अब घर में ही जब पूरे लोग विधि विधान से चलते हो और एक व्यक्ति कह रहा है कि नहीं सब के सब पखंड है, तो इनका समर्थन प्लस में जो घर का जो लोग था उसका समर्थन, दोनों में खूनी संघर्ष होने की स्थिति हो जाता है। तब जो पैगंबर साहब के जो समर्थक बोले कि देखिए आप अपना घर छोड़ दीजिए और कहीं और चलते हैं और आपका जो कॉन्सेप्ट है वहां जाकर के डेवलप करेंगे। तो मुस्लिम में केवल एक ही चीज का पूजा होता है, अल्लाह का, नीचे किसी का नहीं पूजा होता है। एकेश्वर बात उसको कहते हैं, हम लोग को तबूस है वहीं होता है। तो वही काम किए, मक्का में ही कांड हुआ था। तो मक्का से मदीना 622 ईस्वी में प्रस्थान करते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब 622 ईस्वी में मक्का से कहां प्रस्थान करते हैं बाबू, मदीना। मक्का से कहां जाते हैं, मदीना। अब देखो अरबी भाषा में मक्का से मदीना जो जाता है, प्रस्थान होता है बाबू, उसको बोलते हैं हिज्र। क्या उसको बोलते हैं, हिज्र कहते हैं। हिज्र का मतलब होता है प्रस्थान या तो स्थान परिवर्तन। तो ये हिज्र से क्या बन गया, हिजरी। जो हिजरी वर्ड है वो हिज्र से आया है।
इसी के उपलक्ष्य में इस्लामिक जगत में एक नए कैलेंडर की शुरुआत हो, उसका नाम क्या पड़ा? हिजरी संवत। तो हिजरी संवत का आधार वर्ष क्या है? 622। कारण सीधा बता देना है कि मक्का से मदीना कौन प्रस्थान किए थे? पैगंबर मोहम्मद साहब। अर्थात इस दुनिया में इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है वो कितना पुराना है? 622 ईसा पूर्व। तो कैलेंडर से पता लगता है कि किसका क्या महत्व है। तो ये रहा हिजरी संवत के बारे में। शुरुआत कौन किया था? तो आप पैगंबर मोहम्मद साहब ही कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, उसको से कोई समस्या नहीं। अगला जो कैलेंडर चौथा जो आता है उसका नाम है बाबू ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर। पोप एलेक्जेंडर 13 ये शुरू करेगा। इसका आधार क्या होगा? इसका जो बेस लाइन होगा वो 0 ईयर, मतलब ईसा मसीह की जहां जन्म लेंगे ना, ईसा मसीह, ईसा मसीह जहां जन्म लेंगे उसी को, मतलब 0 ईयर है। अर्थात आज जो आपके पास जो कैलेंडर है 2024 हो रहा है वह किस कैलेंडर के आधार पर है बाबू? तो किस कैलेंडर के आधार पर है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। और सारा जितना जो डेट वगैरह देख रहे हैं सब इसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। तो 2024 चल रहा है तो ग्रेगोरियन कैलेंडर। शुरुआत कौन किया था? तो पोप एलेक्जेंडर 13। आधार वर्ष क्या बताना? 0। और इसका जो गणना किया जाता है, गणना होता है रोमन पद्धति के आधार पर। रोमन पद्धति के आधार पर इसकी कैलकुलेशन किया जाता है, गणना किया जाता है। थोड़ा सा लिख लो, इसको ऐसा ही लिख लो, ठीक है? उसमें कोई सेंटेंस आपको नहीं मिलेगा। इसको केवल हमको एक ही चीज चाहिए कि डेट, इसका और इसका और इसका तो याद हो जाएगा ग्रेगोरियन का। बाकी एक दो एडिशनल फैक्ट है उसको भी थोड़ा ध्यान रखना, ये तो डेट सबसे इंपॉर्टेंट है। हेडिंग लगाना संवत व कैलेंडर। सबसे पहले विक्रमी संवत या हिंदू संवत या तो सत संवत, कुत्ता है यहाँ पे क है, कहां पे हो? पैगंबर मोहम्मद साहब क्या जी, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक भी इनको कहते हैं। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक या तो संस्थापक, शुरुआत करने वाले वही है। अपने याद के लिख सकता है कि 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का से मदीना को प्रस्थान किए। प्रस्थान को अरबी भाषा में हिज्र कहा जाता है। हिज्र से बन गया हिजरी। देखो सनातन युग चक्र क्या है? जब आप वेद अपना पुराण को स्टडी करेंगे तो इस सब चीज आपको व्याख्यात रूप से मिल जाएगा। इसमें जो पहला मिलता है बाबू उसको कहते हैं सतयुग। नाम सुने सतयुग का? बहुत बढ़िया, ठीक है। सतयुग के बाद जो शुरू होगा बाबू उसका नाम होगा, बिल्कुल सही, त्रेता युग। उसके बाद का हो द्वापर, एकदम सही बोलता है, द्वापर युग। उसके बाद कौन शुरू होगा? हो कल युग। और कलयुग के बाद क्या आ जाएगा बाबू? सतयुग। सही बात है। सनातन धर्म में इसको युग चक्र कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं बाबू? युग चक्र कहते हैं। हम लोग अभी इस फेज में है, ठीक है? इसमें 4 चक्र होते हैं। पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर, अति चौथा क्या होगा बाबू? कलयुग। कलयुग के बाद क्या हो जाएगा फिर? सतयुग। तो अभी जो हम लोग फेज में इसमें, और ये चलते रहता है, ये जो क्रम देख रहे चलते रहेगा, इसको क्या कहा जाएगा? युग चक्र। अब इस युग को हम लोग 27 बार पार कर चुके हैं। 27 युग चक्र कंप्लीट हो गया है। अभी जो हम लोग चल रहे हैं बाबू वो 28वां में चल रहे हैं, यहाँ पे आ गए हैं 28वां में। अब नाम से स्पष्ट है कि जो सतयुग होगा बाबू इसमें एकदम साधु संत सज्जन लोग होंगे, कोई झूठ फरेब कुछ नहीं। थोड़ा सा मामला और बढ़ेगा तो थोड़ा बहुत इसमें झूठ फरेब लोग आएंगे, तो उस झूठ फरेब को खत्म करेंगे। यहाँ पे कोई नहीं होगा तो भगवान विष्णु इसको संभालेंगे। यहाँ पे जो त्रेता युग है बाबू, यहाँ पे थोड़ा बहुत झूठ फरेब बढ़ेगा, तो यहाँ पे प्रभु श्री राम, जो प्रभु श्री राम का कॉन्सेप्ट है यही आएंगे। त्रेता युग के बाद है, आगे बढ़ेगा तो झूठ बेईमानी और लेवल उसका बढ़ जाएगा, एक वॉल्यूम और बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो द्वापर युग में संभालने के लिए आएंगे बाबू वो श्री कृष्ण आएंगे, श्री कृष्ण। और इसके बाद जो अगला बाबू उसका नाम क्या है? कलयुग। यहाँ तो घोर अनर्थ, भाई भाई में लड़ाई, बाप से लड़ाई, माता से लड़ाई, मतलब कहीं शांति नहीं है, धन संपत्ति लाज एकदम चरम स्थिति पे होगा, उसको क्या कहेंगे बाबू? कलयुग।
और इसके लिए बताया गया कि कल्कि नामक जो है देवता यहाँ पे अवतार लेंगे। अभी पीक पर है। टाइम पीरियड की बात कीजिएगा तो टाइम पीरियड थोड़ा सा बताते हैं आपको कि इसका जो टाइम पीरियड है लगभग 17,28,000 माना गया है। 17,28,000 इसका टाइम पीरियड है। इसका लगभग 12,96,000 और इसका 8,64,000 और इसकी अगर बात कीजिएगा तो 4 लाख, मतलब सबसे कम ये है। ये लगभग 17 लाख के आसपास, ये 12 लाख, ये 8 लाख, ये कितना है बाबू, ये 4 लाख। इसके बाद फिर मामला यही आ जाएगा। ये क्रम लगातार चलता जाता है। अब एक चीज आता है यहाँ पे कि क्या इस एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है या तो नहीं। देखो क्रम आपको याद रखना है, इसमें आपको डेट वगैरह नहीं ध्यान रखना, क्रम ध्यान रखना है कि कौन पहले है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, फिर क्या हो जाएगा बाबू, कलयुग। क्योंकि जिस प्रकार से भारत के सनातन को लेकर के इस तरह की जो चीजें हो रही है तो कम से कम आपको अपना वेद के बारे में, सनातन के बारे में बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। बाकी भारत सरकार या तो इतिहासकार या तो पूरे साइंटिफिक नॉलेज से इसकी कहीं कोई वैलिडिटी नहीं है, मान्यता इसकी नहीं है। हमारा वेद में है, सब कुछ में है, लेकिन अंग्रेज इसको जो है नहीं मानता है, या तो हमारा जो भारत का इतिहासकार है इसको मान्यता नहीं देता। आगे जाकर के देगा तो अलग बात है, लेकिन अभी तक इसकी मान्यता नहीं होता है। लेकिन हाँ ये चीज है जो हम लोग का वेद में उल्लेखित है। तो आपके सामने इस बता दिए डेट को लेकर के अब लगभग चीज खत्म हो गया है। जो अभी हम लोग 3 क्लास में स्टडी किए यहाँ तक, एक बार पहले इसको लिख लो, इसको सही लिख लो, सनातन युग चक्र। हाँ पहले हेडिंग लगा लो सनातन युग चक्र। तो इसी कंटिन्यूएशन में चूंकि तिथि हम लोग पढ़ रहे हैं, सतयुग, त्रेता, भगवान का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। क्या, त्रेता, ये सब लाख में है। सबसे कम टाइम पीरियड कलयुग क्या है। और वर्तमान में भी 28वां युग चक्र चल रहा है, इसको मेंशन कर देगा नीचे में एरो दे करके। हो गया 28। हाँ वेदों के अनुसार ये जो चक्र है बाबू अभी 28वां समय गुजर रहे हैं, और हम लोग जो है, हम लोग का जो पीढ़ी है वो कलयुग में है। हो गया, हो गया, एक मिनट रुक जाइए। कौन हो रहा है, बैठो, आ रहा है। जी वहां कोई मारे वाला ही नहीं था, तो फिर वहां तो बताते रहे कि सब सज्जन लोग थे। यहाँ मार कर लोग यहाँ नहीं है, मार कर वाले यहाँ है। देखो बाहर सड़क पर जाओ तुरंत मार कर मिल जाएगा, लोग बैठे ले मार कर लगे। हो गया सबका ना। देखो पहला चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। क्लास रिकॉर्ड करने का उद्देश्य यही था कि एक चैप्टर आपको बता दे ऑनलाइन के वे में, और ये जो 3 क्लास आपको मिला है बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार इसको हो सकता है जितना हो सकता है उसको रिवीजन करो, क्योंकि पूरे इतिहास के दुनिया में इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता है। तो एक आपके साथ जो फ्रेम है, नक्शा है, आपको मिल गया है। अब इसी के पैरेलल हम लोग जो है धीरे धीरे पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। बाकी जो नया बच्चा होगा वो वीडियो उसको बताना, उसको शेयर करना कि एक बार देखो, पढ़ो, समझो चीजों को। थोड़ा डेप में होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। हम चाहते हैं तो एक 3 क्लास ना दे करके डायरेक्ट पढ़ा के इतिहास पढ़ाते हैं और वहां से क्वेश्चन आते हैं और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होता। लेकिन जब इस चीज को पढ़िएगा तो आप अपने आप को कहाँ पाइएगा, थोड़ा फील करना, इस सब चीज को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, 2-4 क्वेश्चन तो वहीं से फंस जाता है, कोई दोबारा नहीं है।